गुड इवनिंग। आशा है सभी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से क्लास बाधित हुई है और हमारे पास कुछ सर्वर्स में कुछ इशू आ रहा था। इसके लिए थोड़ी देर होने के लिए क्षमा प्रार्थी। केजीएस यूज़र बोल रहे हैं, गुरु से बात करो बालक की, आज गुरुकुल बंद है क्या? नहीं भाई, गुरुकुल बंद नहीं है। मैं तो सोच रहा था तुम दुआ मांग रहे हो कि आज टेस्ट है, टेस्ट ना देना पड़ जाए। तो सभी छात्र जो मुझे देख पा रहे हैं और जिनके पास चैट आ रही है वो प्लीज़ ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे ताकि क्लास शुरू करें जल्दी से। टेक्निकल कारणों की वजह से क्लास बंद हो गई थी। मैं यहाँ पर एकदम मुस्तैदी से इंतज़ार करता हूँ आप लोगों का, और ये पूछ रहा है गुरुकुल बंद है। बताओ, तुम तो पहले ही घबराए जा रहे हो। आज टेस्ट है, भूल गए सभी छात्र? जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। बात आज अमेरिकाज की होनी है। अमेरिकाज पर जो भी हम चर्चा कर रहे थे उस पर भी बात करेंगे और जलवायु पर भी बात करेंगे। जो छात्र मुझे सुन पा रहे हैं जरा कंफर्म करेंगे। जी हाँ, अमेरिका की बात। तो अमेरिका से पहले जलवायु। जलवायु जल्दी से, जिस भी बैच को, मेरे ख्याल से जो ऑफलाइन बैच है उसके पास जलवायु के सिद्धांत। चलिए जलवायु के सिद्धांत। धन्यवाद ऋतिक कंफर्म करने के लिए। तो ऑडियो वीडियो जब शुरू हो गया है तो जलवायु के सिद्धांत, तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि मुझे ये अपेक्षा है कि आपने 10वीं क्लास तक, 10th क्लास तक पास किया हुआ है। तो ये बेसिक मान के मैं चल रहा हूँ। और आज हम जलवायु की बात करेंगे तो बहुत ही सहज, बहुत ही सरल तरीके से बात करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि जितना आप जानते हैं उसे समझिए। और ऐसा मत समझिए कि आप एकदम ज़ीरो हैं। बहुत सारी चीज़ें 10वीं क्लास तक आपने सीख ली थी, मैं उनको शायद दोहराऊंगा भी, और उन सारी चीज़ों को जोड़कर हम इस जलवायु पर आएंगे। होने को ये विषय विषय जलवायु अपने आप में एक सरल विषय नहीं है, लेकिन जिस लेवल का यूपीएससी को जीएस में चाहिए उतना अपने पास है। तो जलवायु के सिद्धांत पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। पहले हम बात करेंगे वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल क्या होता है। दूसरा हम बात करेंगे जलवायु और मौसम, ये क्या होते हैं। तीसरा हम करेंगे सूर्यतप, ऊष्मा व तापमान, इन पर बात होगी। फिर चौथा हम बात करेंगे वायु दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर। पांचवा हम बात करेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण पर। परिसंचरण जो लोग नहीं जानते वो उनके लिए बता रहा हूं। पवन प्रवाह, पवन का प्रवाह क्या होता है, पवन प्रवाह की बात करूंगा। विंड क्या होता है। और छठा नंबर वायुमंडल में आर्द्रता व वर्षण की बात करूंगा। एकदम बेसिक बात रखूंगा। छठी सातवीं की आपकी एनसीईआरटी में कुछ बातें हैं, उन सब पे चर्चा होगी। और आपसे थोड़ा बहुत अपेक्षा की जाएगी कि आप अपने को थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। तो वायुमंडल अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, एटमॉस्फेयर। जलवायु क्या है, जलवायु है क्लाइमेट, ठीक है। और मौसम होता है वेदर। सूर्यतप क्या होता है, इंसोलेशन, इंसोलेशन, हीट एंड टेम्परेचर। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको कहते हैं हम अंग्रेजी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय परिसंचरण क्या होता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, प्रवाह को हम सर्कुलेशन कहते हैं अंग्रेजी में, इस पर बात होगी। और आर्द्रता व वर्षण क्या होता है, ह्यूमिडिटी।
एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये पहली चीज है। क्लास का लगभग 45 मिनट हम इस पे चर्चा करेंगे, लगभग 45 मिनट हम इस पर चर्चा करेंगे। और जब ये हो जाएगा तो हम वापस उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में आएंगे और उसकी जलवायु की दशाओं को फिर हम उसमें ये जो सिद्धांत होंगे इनको हम लागू कर देंगे। सभी लोग तैयार हैं, एक्साइटेड हैं कि नहीं है? जल्दी बताइए। जलवायु के सिद्धांत, अभी तक हमने स्थल मंडल की बात की थी, अब हम वायुमंडल की बात आ गए हैं। तो वायुमंडल, तो जलवायु के सिद्धांत वास्तविकता में तो ये वायुमंडलीय सिद्धांत की मैं बात करने वाला हूं। और जहां तक मुझे लगता है कि वायुमंडल पढ़ने में समझने में एक चुनौती इसलिए होती है कभी कभी क्योंकि हमें ये दिखाई देता है कि हमारी जो समझ है ये अदृश्य होता है, इसलिए कभी कभी नहीं दिखता। अमित सौरभ कह रहे हैं सर टेक टीम क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, और ऋतिक कह रहे हैं आ रही है। अमरजीत कुमार, तो जो बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, कुछ आज चैट में भी और कुछ आज सर्वर में भी कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम प्रारंभ में हुई थी, तो क्लास इसलिए थोड़ी लेट शुरू हुई है। किसी वजह से आपकी क्लास नहीं चल रही है तो एक बार रीस्टार्ट ज़रूर करिएगा। और बाकी लोग जो मुझे चैट पर जिनके पास चैट उपलब्ध है वो प्लीज़ कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अमरजीत और ऋतिक ने तो कंफर्म किया है, बाकी लोग जल्दी से कंफर्म करेंगे। आज का विषय वस्तु मैंने आपको बता दी है 45 मिनट। उसके बाद 45 मिनट हम क्या करेंगे, 45 मिनट हम इसको वापस अमेरिका पे लागू कर देंगे, अमेरिका पर लागू कर देंगे। 1.5 घंटा लगभग ये मेरे सोच में ये क्लास ऐसे जाने वाली है। सभी छात्र ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? से चल रही है, चलिए ठीक है। तो पहली चीज एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है? सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना सोचें कि ये जो सारी चीजें हैं, ये किताबों की चीजें, ये सब आपके चारों तरफ है, ये सब आपके चारों तरफ है। तो एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण, सरल सी बात है, गैसीय आवरण, ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उनके पास भी पूरा अवसर होगा वो पूछने का, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की स्थल और जल हम देख चुके हैं। अब पृथ्वी के चारों तरफ ये गैसों का आवरण है। सवाल ये आएगा कि सर ये कहां से आया, कैसे आया? तो वो सब हम जनरल ज्योग्राफी में करेंगे, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि पहले हम इसका बहुत ही बेसिक, जो एक बिगिनर को चाहिए होता है, उसकी हम बात कर लें। तो बहुत ही बेसिक चीज मैंने आपके सामने बनाई कि मैंने पृथ्वी बनाई और पृथ्वी के चारों तरफ ये गैसीय आवरण, ये गैस के कण हैं। ये गैस के कण जो हैं हमारा वायुमंडल बनाते हैं। सरल परिभाषा, कोई इसमें जटिल परिभाषा नहीं कि ये कैसे बने, कहां बने, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण, अगर इसमें प्रमुख गैसें देखें, प्रमुख गैस क्या है हमारी? प्रमुख गैस हमारी है नाइट्रोजन सबसे अधिक है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन गैस है, ये 21% है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पहले आर्गन आएगा 0.9%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, ये बनता है 99.94%। ये चार गैसें हमारे पास हो गई। ये स्थिर या स्थायी कंपोजिशन है। ये गैसीय मिश्रण, इसको कहते हैं शुष्क गैसीय मिश्रण। शुष्क का मतलब इसमें जलवाष्प की मात्रा नहीं डाली गई। जलवाष्प क्या होता है? भाप होती है। तो ये होने के अलावा प्लस हमारे पास वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल में जलवाष्प होता है। जलवाष्प यानी वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर से ही आपके बादल बनते हैं, आपकी वर्षा होती है, और यहां पर धूल कण होते हैं।
तो जिस भी छात्र या छात्रा को ऐसा लगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर देता हूं। जो लिखा है ये सूचना है, ये सूचना है। सूचना क्या है? पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण है। अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंड्स द अर्थ। ये जो गैसीय आवरण है, इसमें प्रमुख गैसें हैं नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रमुख गैसें हैं। उसके अलावा जो गैस स्थान के साथ परिवर्तित हो जाती है वो है जल वाष्प। तो अलग अलग जगहों पर जल वाष्प की मात्रा है, धूल के कण हैं, इससे बनता है हमारा वायुमंडल। क्या आपने इसका अनुभव किया? क्या आप जहां पर भी बैठे हैं वहां पर जो भी आप सांस ले रहे हैं ये आपके चारों तरफ का वायुमंडल है। जब आप सांस लेते हैं तो ये सारी गैसें आपके फेफड़ों में जाती हैं। ठीक है, जलवाष्प भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो हवा में व्याप्त है, और धूल के कण तो निश्चित रूप से हवा में व्याप्त है ही हैं। वो आप अक्सर देखते होंगे कि जब आपके घर में डेली झाड़ू लगती होगी तो सारे धूल के कण नीचे इकट्ठे दिखते होंगे। तो पहला तो हुआ ये एटमॉस्फेयर क्या होता है, बहुत ही बेसिक चीज। दूसरे पर आता हूं कि दो शब्दों का हम सामना करते हैं। एक है वायुमंडल। वायुमंडल में वायु का जो मंडल है, इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें हम दो चीजें देखते हैं, मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु। वायुमंडल में दो शब्दों का प्रयोग होता है, जलवायु और मौसम। इन दोनों में अंतर समझते हैं, इन दोनों में अंतर समझते हैं। पहला तो जो इसकी ऊपर आप देखेंगे शीर्षक मैं लिखना चाहता हूं, वायुमंडल की दशा। दशा के सूचक शब्द लिख लीजिए। ये दो शब्द हैं कि दो सूचक शब्द हैं। फिर से बताना चाहता हूं, ये दशा का क्या मतलब है, थोड़ा सा शब्दों में उलझेंगे नहीं। वायुमंडल की दशा। आज क्लास है, मैंने सुबह की क्लास ली और क्लास लेने के बाद मुझे लगभग ऐसा लगा कि मुझे बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि शरीर की दशा, अगर मुझे बुखार है तो मुझे क्या है, मुझे हल्का सा रोग है, कोई भी रोग हो सकता है, किसी भी कारण से मुझे बुखार हुआ तो मेरे शरीर की दशा क्या हो गई, अस्वस्थ दशा हो गई। उसी तरह से कल ऐसी मुझे कुछ नहीं लग रहा था तो कल मैं स्वस्थ दशा में था। क्या शरीर की दशा बदल सकती है? शरीर की दशा बदल सकती है। क्या मैं ये भी कह सकता हूं जब आप पैदा हुए थे आप छोटे बच्चे थे, फिर आपका शरीर बड़ा हुआ तो शरीर की दशाएं बदली या नहीं बदली? तो जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ की गैसें हैं उनकी दशाएं बदलती रहती हैं, उनकी दशाएं बदलती रहती हैं। और किन चीजों में बदलती हैं? जैसे हमारे शरीर किस चीज में नापते हैं? हम शरीर को नापते हैं लंबाई में, चौड़ाई में और वजन में। तो ऐसे वायुमंडल को नापना हो तो किस चीज में नापोगे? वायुमंडल को नापने के लिए वायुमंडल का तापमान, वायुमंडल का दाब, वायुमंडल की आर्द्रता। ठीक है, तो वायुमंडल की दशा या अवस्था दो प्रकार की हो सकती है। जलवायु क्या होता है? वायुमंडल की दीर्घ अवधिक अवस्था। वायुमंडल की लघु आवधिक या दैनिक अवस्था। ठीक है, उदाहरण देना चाहता हूं, सभी छात्रों को उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पर उदाहरण ये है मेरे पास कि वायुमंडल की दीर्घावधिक अवस्था। तो मुझे बताइए कि भारत के राजस्थान की जलवायु कैसी है? अगर मैं आपसे पूछूं भारत के राजस्थान की जलवायु कैसी है तो क्या बताएंगे? आपके पास इन चीजों में बताना है, तापमान में बताना है, दाब में बताना है, आर्द्रता में बताना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा?
ठीक है। राजस्थान की जलवायु के लिए कुछ शब्द आते हैं आपके दिमाग में? सर राजस्थान गर्म है, बिल्कुल मैं मानता हूं। गर्म के लिए शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? उष्ण है। और राजस्थान में वर्षा ज्यादा है कम है? वर्षा ज्यादा है या कम है? वर्षा ज्यादा है या कम है? तो वर्षा क्या है? वर्षा यहां पर कम है। तो क्या मैं कह सकता हूं शुष्क? शुष्क मतलब सूखा। सही लिखा है या गलत लिखा है? जल्दी बताइए। गर्म है और शुष्क है, गर्म है और शुष्क है। और जो हवा गर्म हो जाती है वो हवा उठने की कोशिश करती है। कोई चीज अगर उठ रही हो तो वो हल्की होती है। तो यहां पर क्या होगा? निम्न दाब। कितने लोगों को यह बात सही लगती है कि राजस्थान एक गर्म क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है और निम्न दाब का क्षेत्र है? तो ये राजस्थान की जलवायु हुई। जलवायु मतलब दीर्घ आवधिक अवस्था। राजस्थान में अगर आप जा रहे हैं तो क्या सोचकर जाएंगे? आप सोचकर जाएंगे कि आप वहां पर गर्म, शुष्क और निम्न दाब का क्षेत्र देखेंगे। ठीक है सभी लोग? सभी लोग जो ऑनलाइन छात्र हैं उनकी भी चैट अभी चल रही है, अब चलना शुरू हुआ है। तो जल्दी से बताइए कि मुझे आपको ऑडियो वीडियो सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बस मैं एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करना चाह रहा हूं। सर हमारा क्लास 4:25 से शुरू हुआ है, प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, सूचना के लिए धन्यवाद। मैं नहीं चाहता कि एक इम्पॉर्टेंट विषय है आज, क्योंकि हम जलवायु की नींव रख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप कुछ मिस करें। कुछ की क्लास अभी स्टार्ट हुई है। सभी लोग शुरू में बताइए, 30 मिनट में क्लास नहीं चली है, जल्दी से बता दीजिए शुरू हो गई है क्लास। रिफ्रेश करनी, सभी लोग रिफ्रेश कर लेंगे। अगर किसी वजह से सर्वर में कुछ चुनौती आ रही थी, इस वजह से दिक्कत थी। हमने ही क्लास लेट शुरू की रही है, इसलिए मत सोचिए कि 4 बजे शुरू हुई है। 4:25 पे स्टार्ट हुआ, सब लगभग सभी लोगों का उसी समय पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो फिर से, ताकि आप लोगों के मन में कोई संशय ना रहे, कोई भी संशय ना रहे, क्लास हमने कहाँ से प्रारंभ की है बच्चों? यहाँ से प्रारंभ की है। क्लास लगभग 4:20 या 22 मिनट पर प्रारंभ हुई है। आज आज थोड़ी लेट हुई थी क्लास, क्योंकि सर्वर में कोई इशू हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट हुई है। आज का हमारा उद्देश्य ये है, वायुमंडल, इससे परिचय दिया जाएगा, उसके बाद अमेरिका में जाएंगे। सभी लोगों के लिए 2 मिनट का रिकैप कर रहा हूँ, 2 मिनट का रिकैप कर रहा हूँ। वायुमंडल बताऊंगा, जलवायु और मौसम क्या होता है ये बताऊंगा। उसके बाद सूर्य तप, ऊष्मा और तापमान, बहुत ही बेसिक 10वीं क्लास तक का अगर आपने स्कूल पास किया है, मुझे उतना काम चलेगा। उसके बाद वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय परिसंचरण या पवन का प्रवाह क्या होता है, आर्द्रता व वर्षण। यही चीज आपके लिए लिखा था, आपने कुछ भी मिस नहीं किया। मैं चाहते हूँ पूरे पूरे के पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठें क्लास में, पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठें क्लास में। हमने पहली चीज बोली कि ये एटमॉस्फेयर या वायुमंडल क्या होता है। ये परिभाषा की दृष्टि से सिर्फ सूचना दिया था और कुछ भी नहीं दिया। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण होता है। ये सारी गैसेज हैं, और गैसेज में जो प्रमुख गैसेज हैं, जो शुष्क गैसीय मिश्रण जो हमारा माना जाता है, जिसमें हम जलवाष्प को नहीं लेते, उसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.9 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04। ये निश्चित रूप से आपको याद करना है, ये निश्चित रूप से याद करना है। तो मैंने आपके लिए एक चिन्ह बना रखा है कि यार ये याद होना चाहिए। जलवाष्प और धूल के कण, ये हमारे परिवर्तनशील घटक हैं। परिवर्तनशील घटक, परिवर्तनशील घटक का मतलब स्थान व समय के साथ बदल जाते। ये हमेशा स्थिर रहते हैं, स्थायी, सदैव स्थायी है, रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमने सूचना दी थी, आज की सेकंड स्लाइड थी। जिन भी छात्रों ने किन्हीं भी कारणों से, जिन भी बच्चों ने मिस किया, तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। ये आपको दूसरी चीज बता दी मैंने कि ये गैस है और सिर्फ सूचना दी, फिर से रिपीट कर दिया इसको। तीसरी चीज फिर हम आए कि ये शब्द जो हैं जलवायु और मौसम का अर्थ क्या है। इस पर मैंने देखा कि आप लोगों की चैट आ गई थी, तो इसलिए मैं यहीं पर इस स्लाइड पे पहुंचा था और मैंने बताया कि जिस तरह से हमारे शरीर की अवस्था हो सकती है, अवस्था आपने सुना, युवावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, शैशव अवस्था होती है, छोटा बच्चा, वृद्ध, अलग अलग अवस्था हो सकती हैं। शरीर आपका स्वस्थ हो सकता है, अस्वस्थ हो सकता है। उसी तरह जो ये हमारा वायुमंडल है, जो गैसों का मंडल है, इसकी भी दशा बदलती है। इसकी दशा कैसे नापते हैं? ऊंचाई, लंबाई, मोटाई में नहीं नपती, किस में नपती है? कुछ इसके पैरामीटर, पैमाने क्या हैं? पैमाने हैं तापमान, दाब और आर्द्रता। तापमान, दाब और आर्द्रता, ठीक है। सभी लोग क्लियर? तो अब हम बात कर रहे हैं जलवायु की। तो जलवायु में हमने कहा एक दीर्घ आवधिक अवस्था, ये रोज नहीं बदलती है, मोटे तौर पर यही रहती है। तो इसलिए हमने उदाहरण के लिए आप लोगों से पूछा भाई राजस्थान की जलवायु कैसी है। अगर राजस्थान आपसे पूछा जाए तो राजस्थान की छवि आपके दिमाग में कैसी है? एक सूखा क्षेत्र होगा, एक गर्म क्षेत्र होगा, यही समझ में आता है, क्योंकि वो एक मरुस्थल क्षेत्र है। ये क्या है? ये बहुत ही क्लियर सी उसके बारे में एक दीर्घ आवधिक छवि हमारे दिमाग में। तो दीर्घ आवधिक अवस्था क्या है राजस्थान में? ये, ठीक है। तो छात्र यहां पे राजस्थान के भी बैठे होंगे, क्या राजस्थान में एक ठंडा दिन हो सकता है या नहीं? ये बताइए मुझे। राजस्थान में एक ठंडा दिन हो सकता है या नहीं हो सकता? दूसरा, राजस्थान में एक वर्षीला दिन हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ या नहीं? ठीक है, सर मे बी नाइट में नहीं, दिन में हो सकता है। आप राजस्थान सोच नहीं रहे, दिसंबर में राजस्थान चले जाइए, इसलिए हमने कहा ना आप दिमाग नहीं लगा रहे। दिसंबर में राजस्थान चले जाइए, दिसंबर में ठंडा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? वो अंकित दुबे कह रहा राजस्थान ठंडा ही नहीं हो सकता, क्या मूर्खता की बात कर दी? क्या राजस्थान ठंडा ही नहीं होगा? सोच के देखिए, क्या दिल्ली में ठंड आती कि नहीं आती? राजस्थान के बच्चे जो राजस्थान से, अपना अपना शहर भी बताइए और बताइए कि सर्दी आती कि नहीं राजस्थान, ईमानदारी से बताइए। किसी छात्र ने अभी लिखा कि सर आप तो मैपिंग पढ़ा रहे थे, ये क्या पढ़ाने लगे? अरे पिछली क्लास में बताया था, मौसम के सिद्धांत, भूगोल क्या है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। आपको यही नहीं समझ में आया? जल्दी बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर, राजस्थान करौली से हूं, ठंडा होता है कि नहीं? हो सकता है सर। कुछ कुछ कंडीशन होगी, काहे की कंडीशन होगी ज्योति सिंह? सर्दी आएगी वहां पर, क्या कंडीशन कर रहे हैं? वो देखो कह रहा है जलवायु पर। बच्चों अपनी डिस्ट्रिक्ट के साथ लिखना, जो भी बच्चे राजस्थान से। बीकानेर 0 डिग्री होता है सर्दी में, राम प्रताप मांझू बता रहे हैं। सर गंगानगर, यस सर, यहां सर्दी आती है, बिल्कुल आती है। सर मैं अलवर से हूं, यहां सर्दी आती है। सर मैं जयपुर से हूं, यहां सर्दी आती है। तो आशा है इतने ज्यादा तो नहीं बुद्धू बनेंगे हम लोग कि सर जलवायु परिवर्तन होगा तो राजस्थान, अरे ये क्या बात है? तो कितने लोगों को समझ में आया? मौसम दिन प्रतिदिन दैनिक परिवर्तन हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, विषुवत रेखा पर रोज बारिश होती कि नहीं होती? क्या एक दिन ऐसा हो सकता है कि वहां पर बारिश नहीं हुई? तो विषुवत रेखा का भी तो सूखा दिन हो सकता है। तो जब हम 30 या 50 वर्षों का औसत लेते हैं, 50 वर्षों का औसत लेते हैं, तो हमें लगता है कि राजस्थान क्या है? राजस्थान तो एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। लेकिन मौसम का मतलब आज क्या है, 2 घंटे बाद क्या होगा,
क्या मैं कह सकता हूं जलवायु का मतलब क्रिकेट का टेस्ट मैच और मौसम का मतलब 2020 का मैच? तो मौसम पल पल बदल सकता है, मौसम पल पल बदल सकता है, मौसम हर घंटे बदल सकता है, मौसम दिन ब दिन बदल सकता है, लेकिन जलवायु जो होती है वो एक औसत होती है, वो स्थिर होती है। कितने लोगों को समझ में आया? क्लियर हो गया? तो वायुमंडल, वायुमंडल तो गैसीय आवरण है, लेकिन इसका एक दीर्घावधिक स्थिति है। दीर्घावधिक हमें पता है कि राजस्थान कैसा है, शुष्क और गर्म क्षेत्र है। लेकिन क्या मौसमी बदलाव हो सकते हैं? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ठीक है, क्लियर हो गया? सभी लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या है, मौसम क्या है, जलवायु क्या है? अच्छा, ये जो आपको समाचारों में एक रिपोर्ट आती है, समाचार में जो रिपोर्ट आती है, आपने उसका नाम पढ़ा है? जलवायु रिपोर्ट होती है, मौसम की रिपोर्ट होती है? जल्दी से बताइए। समाचार में जो रिपोर्ट आती है वो कौन सी होती है? जलवायु की रिपोर्ट होती है, मौसम की रिपोर्ट होती है? सर मौसम की होती है। किसान को बुआई करनी है, ठीक है, हवाई जहाज के पायलट को फ्लाइट लेनी है, हवाई जहाज के पायलट को हवाई जहाज उड़ाना है, वो कौन सी चीज देखेगा? मौसम देखेगा या जलवायु देखेगा? सर वो मौसम देखेगा सर, कि 2 घंटे बाद क्या बादल बनने वाले हैं, हो सकता है हवाई जहाज उन बादलों से जाए, टर्बुलेंस हो, बहुत दिक्कत हो। तो मौसम क्या है बच्चों? एक एक छोटी अवधि में जो बदलाव आते हैं उसे मौसम कहते हैं, और लंबी अवधि के जो बदलाव हैं उन्हें जलवायु कहते हैं। अच्छा अब बताइए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, मौसम परिवर्तन पढ़ते हो, जलवायु परिवर्तन पढ़ते हो? ये जो शब्द आते हैं, मौसम परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन? सर ये तो हम जलवायु परिवर्तन सुन रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये दीर्घावधिक परिवर्तन है। अगर आपके पास ये शब्द आता है कि विश्व में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, विश्व में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में समझिए, क्लाइमेट चेंज का मतलब जलवायु परिवर्तन। मौसम परिवर्तन नाम की कोई चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती मौसम सर मौसम तो परिवर्तनशील है, ये तो परिवर्तन, ये तो बदलता ही रहता है। जलवायु परिवर्तन एक चिंतनीय विषय है। सर जलवायु परिवर्तन का मतलब कि राजस्थान जो शुष्क मरुस्थल है, अगर वो शुष्क ना हो, राजस्थान अगर हरा भरा हो जाए, राजस्थान अगर हरा भरा हो गया तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कि एक शुष्क क्षेत्र की जलवायु परिवर्तित हो गई, वो कहलाएगा जलवायु परिवर्तन। एकदम बिगिनर छात्रों के लिए, क्या आपको जलवायु परिवर्तन समझ में आया? किसी क्षेत्र का दीर्घावधिक जो कैरेक्टर है वो उसका जलवायु कहलाता है। अगर वो बदल गया तो वो जलवायु परिवर्तन। ये आसानी से नहीं बदलेगा, 30 से 50 साल तक ऐसा ही था, कई 100 साल से ऐसा ही था, लेकिन अगर बदल गया तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई। मौसम का बदलना तो रोज का है। आप देखते क्रिकेट का मैच लेट शुरू हुआ, क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच में बारिश हो गई थी, तो वो क्या कहलाएगा? मौसम कहलाएगा। मौसम जो पल पल बदले, मौसम जो पल पल बदले। तो आप मुझे बताइए, यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको आपको कैसा होना पड़ेगा, आपकी अवस्था कैसी होनी चाहिए? आप जलवायु की तरह बर्ताव करेंगे या मौसम की तरह? जलवायु वो जो धीरे धीरे स्थिरता अर्जित करता है, जो धीरे धीरे स्थिरता अर्जित करता है। और मौसम क्या है? मौसम पल पल बदलता है। हिस्ट्री की क्लास पढ़ी, अरे हिस्ट्री में ये मुश्किल हो गया। ज्योग्राफी की पढ़ी, ज्योग्राफी में अरे हिस्ट्री भी बढ़िया से समझ आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, और दोनों का समावेश भी आएगा, दोनों का समावेश भी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना हो रही है, धीरे धीरे विश्व इस चुनौती को देख रहा है। तो ये एक वैश्विक चुनौती बनकर आया है, जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ये मान के चल रहा हूं कि आप बिगिनर हैं और आपको बहुत ही क्लियर पहले ही घोषणा कर दी कि आज क्या पढ़ाएंगे। तो पहली 2 चीजें हो चुकी हैं, वायुमंडल क्या है, जलवायु शब्द और मौसम में क्या अंतर है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी चीज, सूर्यतप, ऊष्मा व तापमान। हर चीज जो पढ़ा रहा हूं उसके बारे में जो निश्चित रूप से लिखना है वो एक स्लाइड में आपके सामने हो जाता है, उसे साथ साथ में मेरे साथ साथ लिखते रहिए, मेरे साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, तो अब हम सूर्यतप की बात करते हैं। सूर्यतप, इसको अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं इनसोलेशन। सर क्या अंग्रेजी भी लिख लें? बहुत अच्छा रहेगा, अंग्रेजी भी लिख लीजिए, आपकी मदद हो जाएगी। आपका शिक्षक आपको दोनों भाषाओं में दे रहा है। ये हमारे सूर्य देवता हैं। सूर्यदेव अपना प्रकाश जो है, अपना पूरा प्रकाश सौर मंडल में विकिरित कर रहे हैं।
इस प्रकाश में क्या आती है? इस प्रकाश में ऊष्मा आती है। इस ऊष्मा को कहते हैं सूर्यातप। सूर्यातप। ये जो ऊष्मा आ रही है बच्चों, इसमें क्या है? ऊष्मा है। और ये कैसे आती है? इसमें आपको प्रकाश भी दिखाई देता है। प्रकाश तो आपको विजिबल लाइट दिखता ही दिखता है। उसके बाद उसके अलावा प्लस अदृश्य भी बहुत सी चीजें आती हैं। अदृश्य किरणें। कोई मुझे बताएगा स्कूल की कोई किरण याद आ रही हो? किरण किसी लड़की का नाम नहीं पूछ रहा हूं, वो वाली किरण की बात नहीं कर रहा हूं, किरण वाली नहीं पूछ रहा हूं। पूछ रहा हूं अदृश्य किरण। ये तो दृश्यमान होता है। और क्या आता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कोई बोला ओजोन आता है। बेटा बिल्कुल गलत उत्तर है। हाँ जी, कुमारी ने एकदम सही कहा सर, पैरा बैंगनी किरणें। बहुत अच्छी बात, पैरा बैंगनी किरणें आती हैं। पैरा बैंगनी किरणें। और कुछ? सिर्फ स्कूल की बात कर रहा हूं बच्चे। और भी कुछ आता है कि नहीं आता है? सर अल्ट्रा वायलेट आ गई, यूवी, एकदम सही कह रहे हैं जो बच्चे यूवी कह रहे हैं। और कुछ आता है कि नहीं आता है? ये जो बच्चों ऊष्मा आती है ना, ऊष्मा, ये किससे आती है? ये गर्मी होती है, इससे कहते इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो सूर्य में, सूर्य की धूप में जब आप खड़े होते गर्म जो लगता है ना, वो इंफ्रारेड की वजह से। कुछ बच्चे विबग्योर लिख रहे हैं, तो बेटा विबग्योर तो ये हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये कौन सा? ये तो हमारा प्रकाश हो गया। प्रकाश हो गया। पैरा बैंगनी किरणें आ रही हैं, इंफ्रारेड आ रही है। और भी बहुत सारी आती हैं बच्चों। एक्सरे भी आती है, गामा रे भी आती है, माइक्रोवेव भी आती है, रेडियो वेव भी आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं। रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग इत्यादि आती हैं। तो ये तो स्कूल की विज्ञान की क्लास हो गई, मैं छोड़ दूं, मैं तो भूगोल की बात कर रहा हूं। तो सूर्य से जो भी आ रहा है, बबीता सिंह बोली विटामिन डी आ रहा है। बिटिया ऐसा ना करो, विटामिन डी आपके भोजन में होता है बिटिया, वो हमारे शरीर में सृजित होता है सूर्य के प्रकाश में, उसका और ज़्यादा हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसे विटामिन डी का छिड़काव नहीं होता है बिटिया। ठीक है। अवरक्त किरण, बिल्कुल, इंफ्रारेड को अवरक्त किरण कहते हैं। क्या मैं इसे समाप्त कर दूं? अब आ जाता हूं भूगोल पर। इसके रास्ते में आ गई हमारी पृथ्वी। इसके रास्ते में कौन आ गई? आ गई हमारी पृथ्वी। आ गई। पृथ्वी को ये सब चीजें मिलेंगी। पृथ्वी को ये सब चीजें मिलेंगी और यहां पर तो ये लंबवत गिरेंगी। यहां पर जब गिरेगी तो ये कोण पर गिरेगी और यहां पर तो समानांतर निकल जाएगी, है कि नहीं? तो किरण ए, किरण बी और किरण सी, बताइए कौन सी सबसे ज्यादा पृथ्वी को गर्म करेगी? पुष्पांजलि सिंह जी क्यों समय व्यर्थ कर रही हैं बिटिया? अभी तो आप लोगों से अनुरोध करके कहा कि जो भी चीज बता रहा हूं उसका स्लाइड है, लिखते चले जाओ। पुष्पांजलि सिंह जी रोज अपना नाम बुलवाते हैं, क्यों ये करवाते हैं? कुछ दिक्कत है क्या कि घर में कोई पूछ की कमी है क्या बच्चे, जो आप यहां पर वो ये आपको करवा रहे हैं? तो आप लिखिए, अगर आपको समझ में आता है, आप जानती हैं तो मत लिखिए। सर सी में सबसे ज्यादा होगा, ये तो हमें अरस्तु ने भी बताया था, ये लंबवत किरण है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर किरण है। तो लंबवत किरण की वजह से भाई यहां पर ज्यादा गर्मी हो जाएगी। सूर्य का ताप यहां पर बहुत सारा होगा। यहां पर सूर्य का ताप ज्यादा होगा। चलिए ज्यादा कर देते हैं, तो इस क्षेत्र में सूर्य का ताप ज्यादा हुआ। अब यहां पर थोड़ी किरण जो है थोड़ी तिरछी पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, तो यहां पर भाई ताप कम हो गया। ठीक है। और जहां पर एकदम समानांतर है, हो सकता है वहां तक कुछ ऊष्मा पहुंचे ही नहीं, तो यहां पर तो एकदम ही कम हो गया। ठीक है। ये बच्चों हमारी विषुवत रेखा 0 डिग्री है ना। फिर हमने यहां पर देखा, ये अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, ये 0 डिग्री, 0 से 30 डिग्री, 30 से 60 डिग्री और 60 से 90 डिग्री। ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो कितने लोगों को सूर्य तप समझ में आ गया? शब्द है सूर्य तप। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा व
व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सूर्य पे जो भी चीज, जो भी हमारे जीवन के लिए ऊष्मा चाहिए, वो कहां से आ रही है? सारी ऊष्मा का स्रोत पृथ्वी की ऊष्मा का स्रोत, पृथ्वी की ऊष्मा का स्रोत। अगर सूर्य नहीं है बच्चों, अगर सूर्य नहीं है तो सब मामला खत्म हो जाएगा, सारा का सारा मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? सभी लोग क्लियर? सुपर सिंह कह रहे हैं हमने पढ़ा है विषुवत रेखा पर डेली बारिश होती है, तो फिर यहाँ इतना ज्यादा हीट कैसे होता है? सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रश्न पूछने बंद करें। जब आपके शिक्षक ने पहले ही घोषणा कर दी कि वो आपको बारिश पढ़ाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि वो जवाब देगा? ठीक है। अब यहां पर एक ने कहा सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग समझ में नहीं आया। चाचा, ये जो इतना बड़ा पैक ये सब लिखे थे ना, इस सब को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोला सर समझ नहीं आया। अगर कोई भी शब्द लिख दो तो ऐसे हथियार डाल देते हैं, अरे ये तो समझा ही नहीं। ये सारी चीजें मिलकर इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। सूर्य का तप जो है वो अपने आप में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां तक हम कहां पहुंचे? पहली चीज हमने सूर्य तप की बात कर ली। अब हम आते हैं सूर्य तप से आई ऊष्मा। ऊष्मा व तापमान। अगली चीज क्या है? ऊष्मा व तापमान। तो सूर्य का जो सूर्यातप होता है, सूर्यातप में व्याप्त होती है ऊष्मा, और इसे हम किस रूप में देखते हैं? हीट के रूप में देखते हैं, हीट। ठीक है। अब किसी के पास बहुत सारा पैसा है, किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो क्या कहलाएगा? अमीर। जिसके पास पैसे की कमी है वो क्या कहलाएगा? वो गरीब कहलाएगा। ठीक है, अमीर और गरीब। तो हम ये कह सकते हैं जिसके पास ज्यादा ऊष्मा है तो ऊष्मा में अमीर हो गया, जिसके पास कम ऊष्मा है वो कम हो गया। तो ऊष्मा को अमीरी और गरीबी कैसे नापी जाती है? दौलत के रूप में। ऊष्मा का मापन, इसका मापक होता है तापमान। तो जिस भी वस्तु में अधिक ऊष्मा का मतलब, अधिक ऊष्मा जहां पर होगी वहां पर तापमान बढ़ेगा, और कम ऊष्मा जहां पर होगी वहां पर तापमान कम हो जाएगा। सिंपल सी बात, छठी क्लास के बच्चे की बात मैंने कही कि सूर्य से जो आ रही है वो ऊष्मा है। सूर्य से जो हमारे पास आ रही है वो क्या है? ऊष्मा है। वो हीट के फॉर्म में है, ऊर्जा हीट के फॉर्म में है। और हीट को नापते कैसे हैं? तापमान की उसमें नापा जाता है। तो अगर तापमान, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं, अगर किसी वस्तु में या क्षेत्र अथवा वस्तु में यदि ऊष्मा अधिक है तो उसका तापमान बढ़ जाएगा, और ऊष्मा कम है तो उसका तापमान कम हो जाएगा। अगर आपको ये बहुत ही बेसिक बात समझ में आ गई तो मुझे बताइए, यहां पर लिखा हुआ है ए, बी और सी। अगर मैं ए, बी और सी की बात करूं, ऊष्मा सबसे ज्यादा कहां पर है? ऊष्मा सबसे ज्यादा कहां पर है? ऊष्मा सबसे ज्यादा कहां पर है? जल्दी बताइए। सर ए में सबसे ज्यादा ऊष्मा है, बिल्कुल सही कहा आपने, ए में सबसे ज्यादा ऊष्मा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि अगर ए में सबसे ज्यादा ऊष्मा है तो सबसे कम तापमान कहां पर है? सबसे कम तापमान कहां पर है? सर सबसे कम तापमान सी में है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऊष्मा सबसे कम है।
तो क्या मैं कह सकता हूं जैसे जैसे मैं यहां से विषुवत से ध्रुव पर जाता हूं तो ऊष्मा क्या हो जाती है, ऊष्मा कम होती है, इसलिए ऊष्मा का मापक तापमान भी कम होता है। क्लियर हो गया? तो हम इसलिए कहते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र क्या होता है, गर्म क्षेत्र होता है, यहां पे ज्यादा गर्म होता है। और ये अरस्तु ने तब भी इसको क्या कहा, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। कितने लोगों को बहुत बेसिक बात, सूर्य तप क्या होता है, सूर्य तप से ऊष्मा आती है, ऊष्मा से तापमान बनता है। और एक और चीज जो आपको याद करनी है, याद करने का चिन्ह ये है, याद करने का चिन्ह ये है, विश्व के वायुमंडल, विश्व का औसत वायुमंडलीय तापमान कितना है, 16 डिग्री सेल्सियस। कितना है? विश्व का औसत वायुमंडलीय तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। ये बताओ आपके शहर में क्या है बच्चों? अभी आपके शहर का तापमान क्या है आज? सर मेरा तो 36 है, मेरा तो 40 है। तो यानी आप विश्व के औसत तापमान से ऊपर हो के नहीं आज। तो आपके यहाँ पर कैसा दिन है आज, गर्म दिन है या औसत दिन है? सर मेरे यहाँ तो गर्म दिन है, मेरे यहाँ पर क्या है, गर्म दिन है। सुबह मेरी अपने भाई से बात हो रही थी, भाई ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध में हुआ? दक्षिणी गोलार्ध में। तो यानी जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, सर्दी होती है। मैंने उनसे पूछा तापमान क्या है, उन्होंने कहा 10 डिग्री के आसपास है, हो सकता है एक दो दिन में 10 से कम हो जाए। तो वहां पर क्या है, औसत से कम चल रहा है। सभी लोगों को औसत समझ में आया? औसत तापमान क्या होता है? औसत तापमान पूरे के पूरे विश्व के वायुमंडल का औसत तापमान अभी 16 है। कोई लिख रहा है बीकानेर में सर 43 है आज, तो यानी आपका तो बहुत ज्यादा गर्म चल रहा है, विश्व के औसत से बहुत ज्यादा गर्म चल रहा है। और अभी ऑस्ट्रेलिया जो दक्षिणी गोलार्ध में जहां शीत ऋतु चल रही है वहां औसत से कम चल रहा है। सभी लोगों को समझ में आया? अगर आपको ऊष्मा, इंसुलेशन और तापमान ये समझ में आ गया तो वह लिख दीजिए। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज हमने कहा गिन के भाई एकदम सटीक 45 मिनट रखें इसके लिए कि भाई इतने में हम इसे खत्म करेंगे ही करेंगे। सूर्य तप भी हो गया, अब आते हैं वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय दाब पर यहां तक हो गया भाई। सूर्य से आ रहा है प्रकाश, प्रकाश से आ रही ऊष्मा, ऊष्मा से तापमान बनता जा रहा है, उससे हमारे मौसम की दशाएं बदलती हैं। दीर्घावधिक दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जो रोज बदले उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मौसम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और वायुमंडल हमने देख ही लिया, गैसों का आवरण है। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक बात बताइए बच्चों। एक छात्र है, एक छात्र है, उसके स्कूल बैग में, उसके स्कूल बैग में 2 एनसीईआरटी की किताबें हैं। और दूसरा छात्र है, उसके स्कूल बैग में 40 एनसीईआरटी की किताबें हैं। कौन सा बैग आसान होगा ले जाना? एक छात्र के हाथ में, एक छात्र के झोले में 2 किताबें, एक छात्र के झोले में एनसीईआरटी की 40 किताबें। कौन सा वाला आसान होगा? कौन सा वाला? यश बाजपेयी, आप वो मुझे पता आपने उसे कॉपी कर लिया, उसको बार बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। आप मेरी क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं चुनता हूं कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे प्रश्नों में इच्छुक नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं। यश बाजपेयी, ये मैंने आपको बता दिया कि आपका चैट है और आपके लिए बहुत आसान है। आपने उसको टाइप किया, उसको कॉपी कर लिया कंप्यूटर में। अब आपको क्या करना है? चैट में जाना, पेस्ट एंटर, पेस्ट एंटर। इतना एफर्ट कर लो, क्लास में कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है यश बाजपेयी, ये बताने के लिए कि आपका चैट मैंने देख लिया और उत्तर नहीं दे रहा हूं। हाँ जी सर, तो जो 2 एनसीईआरटी वाला वो खाली है, क्यों? क्योंकि सर किताबों का वजन होता है कि नहीं होता है? अब मुझे बताइए, हवा का वजन होता है या नहीं होता है? हवा का वजन होता है या नहीं होता है? हवा का वजन होता है या नहीं होता है? सोच के बताइए। यश वाजपेयी, मेरी क्लास पे ध्यान दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। ये मजाक मत लिखिए, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं, आप हो सकता है मेंस का सपना देख रहे हो, पहले प्रीलिम्स तोड़ोगे बेटा तब मेंस पे जाओगे। होता है नहीं होता? हवा, हवा, हवा का वजन है। अच्छा कितना होता है जल्दी बताओ, कितना होता है? इतना मजे से लिख रहे हो सब लोग, होता है, कितना होता है हवा का वजन?
कितना होता है सर? हवा का वजन हमारे सिर पर वायुमंडल है, वायुमंडल का एक लिख रहा है 6 ग्राम। कितना होता है? कुछ ग्राम। हवा का भी वजन होता है, इसलिए कहा ना कि हम लोग सोचते नहीं है बच्चों। तो आज इसका अनुभव करा रहा हूं। सर नापा नहीं जा सकता? ओह ओह, एक ने कहा नापा नहीं जा सकता। अच्छा जल्दी से बताओ, आपके घर में गैस का सिलेंडर आता है कि नहीं आता है? उसमें 14 लीटर गैस होती है कि नहीं होती? उसके किलोग्राम में गैस होती कि नहीं होती है? कह रहा है हवा नहीं नाप सकते। कैसे नहीं नाप सकते भाई? हवा नाप सकते कि नहीं नाप सकते? वजन हवा को तोल सकते हो, सिलेंडर का भार ले सकते हो, सिलेंडर में वॉल्यूम हो सकती है। जल्दी से बताओ, आपके घर में गैस सिलेंडर आता है? जिन लोगों के घर में गैस सिलेंडर आता है उसमें उसका वजन लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? ये कैसे कह दिया भाई? ये कैसे कह दिया? चलिए, थोड़ा देर आपको आपको सोचने पे मजबूर किया, कहीं पर भी आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं मैं। मुझे लगता है कि बच्चे जो है ना, वायुमंडल की जो बात होती है, वायुमंडल को सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो देख नहीं पाते। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वायुमंडल पे आता हूं। वायुमंडल, तो ये मैं हूं। कौन हूं? मैं हूं। मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। बेकार में आपका नाम लूंगा तो बुरा मान जाते हो भाई, बुरा मान जाते हो। मैं हूं और मेरे ऊपर गैस है, मेरे ऊपर वायुमंडल की गैसें हैं। और वायुमंडल की गैसें नीचे ज्यादा सघन होती हैं, ऊपर जो है विरल हो जाती हैं। और वायुमंडल की अगर मैं ऊंचाई देखूं तो मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। वायुमंडल, वायुमंडल का 90%, 90 या 99% गैस। वायुमंडल की 99% गैस 48 किलोमीटर ऊंचाई तक में खत्म। 99% गैस की ऊंचाई तक कितनी गैस? तो ये क्या है बच्चों? यहां पे मैंने लाइन लिखी, ये ऊंचाई कितनी है? 48 किलोमीटर। सर बनाना है, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी। मुस्कान सिंह बुक कौन सा लेना है? मुस्कान सिंह पहली क्लास में बताया, एनसीईआरटी ले लो। बिटिया चली जाओ वहां पर, क्यों मजाक करे, रोज मजाक बनाते हो। ठीक है, तो 99% गैस मेरे ऊपर ये क्या है? 99% गैस मेरे ऊपर ये। अब इस गैस का वजन होगा। अब क्या होगा? इस गैस का वजन होगा। तो मैं आपको बताऊं वजन क्या है। सचिन कुमार, हवा को एनीमोमीटर से मापा जाता है। मजाक मत करो बेटा, ऐसे क्यों जवाब दे रहे हो? अब इस हवा का वजन होगा, ठीक है? अब इस हवा का एक वजन होगा, और वजन जो है, वजन क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। आपने फॉर्च्यूनर गाड़ी देखी है? फॉर्च्यूनर गाड़ी देखी है? लगभग उसके बराबर है 48 किलो हवा। 48 किलोमीटर ऊंचाई का अगर एक खंबा, हवा का, गैस का खंबा मेरे ऊपर रखा जाए तो उसका वजन जो है वो लगभग एक फॉर्च्यूनर गाड़ी के वजन जितना है। सर क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि हमारे शरीर में कोई चीज़ ऐसी है जो उसे संतुलन करती है। वो हमारा दिल है, वो उसी प्रेशर पे पंप करता है जितने प्रेशर से ये हवा हम पे वजन होती है। तो वायु दाब, मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं वायु दाब। वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय गैसों का वजन या भार, ये हमारा वायु दाब होता है। इसे इसे फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी भार प्रति इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल की यूनिट में दिया जाता है। भार क्या होता है? वजन होता है हमारे सिर पर जो हवाओं का
वजन होता है वो है, और प्रति इकाई अगर एक क्षेत्रफल में ले लूं, उस क्षेत्रफल में कितना वजन पड़ेगा ये है। इसको नापा जाता है दाब मापी यंत्र, दाब मापी यंत्र से, जिसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों बैरोमीटर, बैरोमीटर। और फिर एक चीज जो हमेशा के लिए याद रखना है, पृथ्वी की सतह पर औसत वायु दाब, पृथ्वी की सतह पर औसत वायु दाब कितना होता है वो बता दूं। वायु दाब, अब फॉर्च्यूनर तो लिख नहीं सकते, इसकी इकाई होती है 1013 मिली बार, 13 मिली बार, 1013 मिली बार। इसे एक एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है, वायुमंडल के दाब को एटमॉस्फेयर नाम की इकाई में भी गिना जाता है। सभी लोगों को सूचना मिल गई? क्लियर? तो आज मैंने आपको बताया वायु का भी वजन होता है, और यदि उसे प्रति इकाई क्षेत्रफल देखा जाए, प्रति इकाई, ये वजन सिर्फ वजन नहीं, वजन तो एक बल है, बल है, उसे प्रति इकाई क्षेत्रफल में, मतलब एक इकाई क्षेत्रफल में कितना वजन पड़ रहा है, पूरा वजन, उसे अगर क्षेत्रफल से भाग कर दिया जाए तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा वायु दाब। ठीक है? अब मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है, अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि इसको कौन संतुलित करता है हमारे शरीर में? हमारा हृदय। हृदय क्या करता है? रक्तचाप करता है, वो हमारे रक्त को धकेलता है। धकेलता है किस प्रेशर पे धकेलता है? अंदर भी वही प्रेशर है जितना बाहर है। तो हमारा हृदय कितना प्रेशर जनरेट करता है? 1 एटमॉस्फेयर जनरेट करता है। बाहर कितना है? बाहर भी 1 एटमॉस्फेयर, तो अंदर भी बाहर भी, तो उससे क्या हो जाता है हमें पता नहीं चलता, वरना ये प्रेशर है। पता कहां चलता है, कौन बताएगा मुझे? अभी तो ये संतुलन है, पता कब चलता है? वायुमंडल का प्रेशर, अगर किसी छात्र ने कभी प्रेशर महसूस किया हो, एकदम से आपको उत्तर आ जाएगा, पता कब चलेगा? अभी तो पता नहीं चलता, अभी तो आप क्लास में मजे से बैठे मेरी क्लास सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चैट भी कर रहे हैं, और आपको मैंने बता दिया आपके ऊपर जो है प्रेशर है। कहां पता चलता है? बिल्कुल सही, अमृता सिंह सागर ने कहा सर ऊंचाई पर, लेकिन मेहुल ने कहा पानी के अंदर। दोनों सही उत्तर है, दोनों सही उत्तर हैं। अगर बच्चों मैं एक पहाड़ पे चल गया, किस पहाड़ पे चढ़ा गया? मैं चढ़ गया यहां पर, कहां पे चढ़ गया? किलीमंजारो। किलीमंजारो कहां पर है बच्चों? किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 5 किलोमीटर ऊंची। तो यहां पर दाब जो है, वायु दाब कम हो जाएगा। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह कि वायु दाब कम क्यों हुआ? वायु दाब कम क्यों हुआ? ऊपर जाने पर प्रेशर में कमी आ रही। डॉली सोलंकी एकदम सही लिख रही हो बिटिया। ये बता दो कम क्यों हो गया? एकदम बहुत ही क्लियर, छठी सातवीं आठवीं का विज्ञान कर रहा हूं, कहीं किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ये है क्लास पे ध्यान दो। ऊपर जाने पर क्यों कम हुआ? क्यों कम हुआ? मानसी कह नहीं साइकिल चलाते समय, नहीं बेटा कोई ऐसा नहीं है। अरे सीधी सी बात है, एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा कितना किलोमीटर का था? 48 किलोमीटर की हवा मेरे ऊपर थी ना, अब मैंने कितनी काट दी? इतनी हवा तो अब मेरे ऊपर नहीं है ना, मैं ही यहां पर आ गया। मेरे ऊपर कम गैस है कि नहीं? पहले मेरे ऊपर पूरी गैस थी। और मैं आपको बता दूं कि 50% गैस, 50% गैस जो है बच्चों, 50% गैस कुछ कुछ 16 किलोमीटर में,
16 किलोमीटर में 50% गैस खत्म हो जाती। 16 भी नहीं, मतलब 90% की हम बात कर रहे हैं। ये तो लगभग 6 किलोमीटर में ही कम हो जाएगी। तो अगर मेरे ऊपर गैस ही नहीं होगी बच्चों, वो देखो वो कह रहा है ऑक्सीजन की कमी, एकदम गलत है, एकदम गलत है। बहुत ही सिंपल बताया। किसी ने कहा एरिया घट गया, अरे एरिया कैसे घट गया? सोच के देखिए बच्चों, सोच के देखिए। आपके सिर पर, आपके सिर पर आप यहां पर हैं, ठीक है? आप यहां पर सो रहे हैं, आप यहां पर सो रहे हैं। आपके ऊपर इस परत का ये ग्राउंड है, और ये परत 1, ये परत 2। मैंने कहा आप ग्राउंड से इस परत पे आ गए तो आप पे वजन क्यों कम होगा? क्योंकि इतना सारा वजन तो आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है ना, जब आप ऊंचे हो जाएगा। सर ऊपर जाने पे 48 किलोमीटर के बाद गैस की कमी, सुपर सिंह 48 तो गया ही नहीं। तुम लोग मेरा उदाहरण तो सुनते ही नहीं हो। बताओ यार, तुम लोग कोई उदाहरण नहीं सुनते हो। 5 किलोमीटर ऊपर पहुंचा हूं, 5 किलोमीटर ऊपर, तो ऊपर जा रहा हूं, तो मेरे ऊपर जो हवाओं का गैस का जो आवरण है, मैं उसी में चला गया, तो मेरे ऊपर गैस का कॉलम छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी। बेटा सुभाष बात सुनो, गैस की डेंसिटी गैस ही खत्म हो जाएगी तो काहे का डेंसिटी करोगे? काहे का डेंसिटी करोगे? अच्छा एक और उदाहरण देता हूं। ये आप लोगों ने महाराष्ट्र में गणपति गणपति का त्योहार देखा कि नहीं देखा? गणपति के त्योहार में क्या होता है? ये हाथ पकड़ के खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? और उसके ऊपर कौन चढ़ेगा? ये दोनों चढ़ गए, ठीक है, ये दोनों। और इनके ऊपर कौन चढ़ा? 3। और यहां पर क्या है? मटका बंधा हुआ है। कितने लोगों ने देखा है गणपति वाला? देखा है आपने मटके वाला? अब मुझे बताइए किस पर वजन ज्यादा है, ए लेवल पर, बी लेवल पर, या सी लेवल पर? सी लेवल पर। अगर ये नीचे वाले को ऊपर भेज दिया मैंने, तो इसके सिर पे से वजन हटेगा कि नहीं? सर ऊपर हवाएं जो हैं, डेंसिटी कम होती, ये होती, वो होती है। अरे हवा ही नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाता जाऊंगा, ये सारी हवा थी भाई, ये सारी हवा थी। पहले मेरे सिर के ऊपर सारी की सारी थी, अब मैं ही ऊपर आ गया, तो अब मेरे ऊपर इतनी रह गई, कम रह गई कि नहीं रह गई? सिंपल। आसान चीजों को कठिन करने में चैंपियन हो भाई साहब। कोई कह रहा है सर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सब हो जाएगी। खैर मैं तो ये पढ़ा नहीं रहा, मैं तो कुछ और पढ़ा रहा हूं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? वायु दाब। जल्दी से बताइए, ए और बी, ए और बी दोनों जगह पर हमारा दिल क्या प्रेशर पे पंप कर रहा है? हमारा दिल कौन से प्रेशर पे पंप कर रहा है? एक एटमॉस्फेयर पे। और बाहर से क्या है? और बाहर से क्या है? बाहर से क्या है? बाहर से पहले एक था, अब कम प्रेशर है कि नहीं है बाहर? बाहर कम हो गया कि नहीं? यहां पर असंतुलन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हृदय किस प्रेशर पे कर रहा है? एक पर कर रहा है, और बाहर से जो एक था वो कम हो गया, तो यहां पर एक गड़बड़ होने वाली। सर गणेश चतुर्थी में होता है। हाँ तो गणपति कह तो रहा हूं, गणेश चतुर्थी में होता है। आधे लोग तो इसी में लग गए, सर जन्माष्टमी में होता है, गणेश चतुर्थी। अरे यहां आ जाओ, ठीक है, यहां आ जाए, आ जाए, आ गए सभी लोग। सब बाहर से कम हो गया, अंदर अभी भी ज्यादा है। कितने लोगों ने सुना है कि जो पर्वतारोही जो बहुत ऊपर जाते हैं उनकी नाक से खून आने लगता है? कितने लोगों को समझ में आया नाक से खून क्यों आता है? जब आप बहुत ऊंचाई पे जाते हो, बहुत से लोगों की नक्सीर नाक से खून आने लगता है। क्यों आने लगता है? सिंपल सा सिद्धांत है। हृदय किस प्रेशर पे दे रहा है? हृदय दे रहा है एक एक एटमॉस्फेयर पे। बाहर क्या है? ज्योति जी डेंसिटी, दया करो इतना फिजिक्स मत लगाओ, फिजिक्स की आंखें कान नाक सब तोड़ फोड़ दोगे। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। तो जो हमारी नसें जो सबसे पतली होती हैं वो नाक में होती हैं, वो नसें फट जाती हैं। नसें फटी तो नाक से खून आना शुरू हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? दिल की गति छोड़ दो, दिल की गति तो बेटा उन्हें देख के भी बढ़ जाती है। कह रहा दिल की गति बढ़ जाती है, जब जब वो मेरे सामने से निकलती थी मेरे दिल की गति बढ़ जाती थी। बढ़ती थी कि नहीं बढ़ती थी? नहीं सर मेरे जीवन में सर कोई नहीं है। अरे यार तुम्हारे
आसपास अगर एक लार टपकाता हुआ डरावना सा कुत्ता खड़ा हो जाए ना, उसको भी देख के दिल की गति बढ़ जाती है। और खासकर जब परीक्षा का रिजल्ट आता था, रिजल्ट खतरनाक होता था, तो पिताजी के दर्शन होते ही गति बढ़ जाती थी। बढ़ती थी कि नहीं बढ़ती थी? बोला सर हृदय की गति बढ़ गई। हम यहाँ नाक से खून निकाल रहे हैं, मास्टर जी प्रेशर की बात कर रहा है, ये अपने दिल की ले आया। खैर आपकी आयु वो है भाई। अब देखिए मेरी उम्र में और आपकी उम्र में ये तो अंतर है ना, आपसे कनेक्ट करना मुश्किल है। मैं बेचारा बता रहा हूं कि हवाई जहाज पे आप गए और वहां पे प्रेशर जो है कम हो गया तो आपकी नाक से खून आ जाएगा। यहां पे लगा सर दिल की गति बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं? दिल की गति तो आपकी वैसे भी बढ़ जाती है। सही उत्तर देते तो बढ़ जाती है, गलत देते हो तो बढ़ जाती है। कुछ लोग एकदम ही छापने के नाम का उत्तर देते हो तो वो भी है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? तो वायु दाब और वायु दाब में असंतुलन। अब एक कह रहा है सर पानी के नीचे कैसे होगा? पानी के नीचे चलें। अब क्या हुआ बच्चों, सतह पर मेरे पास एक एटमॉस्फेयर है, लेकिन अगर मैं पानी के अंदर कूदता हूं तो अब मेरे सिर के ऊपर क्या है? जो गहराई में गोताखोरी करते हैं उनके ऊपर क्या है? उनके ऊपर हवा का तो दाब है ही है बच्चों, एक और दाब आ गया, पानी का भी आ गया। तो आपका हृदय किस पे पंप कर रहा है? आपका हृदय पंप कर रहा है एक एटमॉस्फेयर पे। लेकिन अब क्या हो गया, अब आप पानी के अंदर हो, तो अब की बार आप क्या हो रहा है, आप पे दबाव बढ़ रहा है। तो जो भी लोग तैरना जानते हैं, जब गहरे पानी में जानते हो तो आपकी नाक पे जोर पड़ता है कि नहीं? तो गहरे पानी में जाओगे तो आपकी नाक दबेगी, और जब ऊंचाई पे जाओगे तो अपनी नाक फूलेगी, और फूल के इसमें नस फट सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया? सभी लोग क्लियर? पानी का बॉडी का प्रेशर बेटा दिल का हृदय का रक्तचाप वही रहेगा, लेकिन अगर पानी में जाएंगे तब आपके ऊपर पानी का भी दबाव आ जाएगा। जो पनडुब्बी बनाई जाती है, पानी में चलने वाली पनडुब्बी सुनी आपने? पनडुब्बी को बहुत मजबूत किया जाता है। क्यों मजबूत किया जाता है उसके लोहे को? क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर पानी का भी दबाव होता है। कितने लोगों को दबाव के बारे में समझ में आ गया? सर टाइटन सबमरीन के साथ हुआ था। हाँ, हाल ही में आपने सुना होगा एक टाइटन नाम का एक सबमरीन जो पानी में डूबकर वो इम्प्लोड हो गया। समझ में आ गया? कोई कह रहा ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन भूल जाओ बेटा, ऑक्सीजन भूल जाओ। क्लियर? पानी में दो दो प्रेशर आप पर काम करेंगे, पानी में आपके ऊपर दो दो प्रेशर काम करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज का वादा था यार, ये तो इसी में बहुत सारा समय लग गया है। वापस चलते हैं। वायुमंडलीय दाब भी हो गया, अब वायुमंडलीय परिसंचरण कर लेते हैं। आर्द्रता और वर्षण बाद में करेंगे, हवा चलाते हैं, हवा का चलाएंगे। ठीक है, पवन पे आ जाए। बहुत बेसिक चीजें बताई, बहुत ही बेसिक चीज बताई है। ठीक है, तब से समीर श्रीवास्तव, स्पेस में भी यही होता है, स्पेस में गैस ही नहीं होती है, अंतरिक्ष में गैस ही नहीं होती, तो काहे का प्रेशर? अंतरिक्ष में तो वैक्यूम होती है। तो सारा विज्ञान यहाँ ना खोल दो, भूगोल पर वापस आ जाओ, अरमानों को कंट्रोल करो, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। ठीक है सर, डेड बॉडी ऊपर क्यों उठती है? ये सागर पूछ रहे हैं, डेड बॉडी ऊपर क्यों? ये आत्मा परमात्मा ये वहां चला जा रहा है। जितने भी लोग आत्मा परमात्मा स्पेस अंतरिक्ष में चले गए, वापस आ जाइए, भूगोल की क्लास है। डेड बॉडी ऊपर क्यों उठती है? पगलाए गए। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? सब भुलवा देते हैं ये लोग मुझे। पवन पवन पवन, वायुमंडल का परिसंचरण, वायुमंडल परिसंचरण, पवन क्या होती है? ठीक है सर, डेड बॉडी में वायु दाब नहीं होता। राहुल कुमार, जीवित हो जिंदा हो तो जिंदा रहने का जज्बा रख बेटा। राहुल कुमार कहाँ क्या बात कर रहे हो? राहुल कुमार सिंह इतना बड़ा तुम्हारा नाम है, डेड बॉडी में वायु दाब नहीं होता। अबे वायु है, वायु का दाब होगा। जब वायु है, वायुमंडल का दाब ही तो है। इतनी देर से समझ नहीं रहा है ये?
समझ नहीं रहा है कि वायुमंडल का दाब है। अगर तुम पे तुम्हारे दोस्त खेलते खेलते दौड़ते हुए 4 दोस्त तुम पे गिर गए ना, जब नीचे दबे हुए हो गए, तब पता चलेगा दाब, वो होता है दोस्त दाब। उसी तरह से बेटा वायु का भी दाब होता है। तो डेड बॉडी हो चाहे जीवित बॉडी हो, सबके ऊपर वायुमंडल का वजन पड़ रहा है। समझ में आ गया? ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, बनेंगे एकदम कलेक्टर। छोड़ दो, वापस आ जाओ। वायु का परिसंचरण, परिसंचरण को अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं सर्क्यूलेशन। सर्क्यूलेशन। तो पहला तो हमारी सतह पर क्या है बच्चों, ये क्या है, ये सारी गैसें हैं। फिर बता रहा हूं, इन गैस के मॉलिक्यूल को, कणों को आप बच्चा मान लीजिए, ये बच्चे हवा में तैर रहे हैं, एक दूसरे पर गिरेंगे तो वजन होगा वायु दाब। तो ये तो गैस हैं, लेकिन जब ये गैस चलने लगती है, अगर ये गैस का कण ए ऐसे चला बी की तरफ, अगर ये चला ए से बी की तरफ, तो यानी हवा के कण मूव कर रहे हैं, मूव करते हुए, इसको ये कहते हैं। तो वायु मंडलीय गैस का क्षैतिजिक क्या होता है, हॉरिजॉन्टल की क्षैतिजिक हॉरिजॉन्टल गति या का गति करना पवन कहलाता है, कि गति या का गति करना पवन कहलाता है। अब कोई बच्चा जिसका नाम पवन है, दिल पे मत ले लेना कि पवन ये कह दिया। वायुमंडल गैस का क्षैतिजिक गति करना पवन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर इज कॉल्ड गैस। अंग्रेजी में लिख दूं, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर इज कॉल्ड WIND, विंड और पवन। सभी लोगों को समझ में आ गया? पवन। सर मरने के बाद हार्ट का 1 एटमॉस्फेयर दाब कम हो तो जाता है। राजकुमार जी दया करो यार, मरने के बाद हवा देख रहा है, पानी देख रहा है। विंड समझ में आई? अंकित दुबे बोला वर्टिकल में नहीं होगा। बेटा विंड वर्टिकल है, विंड हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल जब मूवमेंट होती है उसके लिए शब्द अलग है, उसको वायु धारा कहते हैं। तो जो मैं बता रहा हूं पहले वो तो चचा सुन लो। जो बता रहे होते हैं सर बड़े मजे से बताया, क्षैतिजिक सर तो वर्टिकल नहीं होगा। चचा जो बता रहे हो मौका तो दे दो, क्षैतिजिक हो गया। पवन। तो ये हवा चलती क्यों, ये हवा चलती क्यों, इसे संवहन भी कहते हैं। विशाखा जी ऐसा ज्ञान मत बांटिए, गलत हो जाएगी, गलत हो जाएगी। संवहन क्या होगा वो भी बता दूंगा, शिक्षक के हवाले हो जाए इतना। दिक्कत ये है, आपको सचिन सर भी पढ़ाएंगे, किताब भी देखे हुए हो, 5000 साल से अटेम्प्ट भी दे रहे हो और YouTube भी देख कर आए हो, तो ज्ञान का मतलब इतना सारा भंडार है और इतने सारे लोग हैं, तो उनको बताना भी है कि भाई मुझे। चचा बेइज्जती होती है जब संवहन लिखते हो, मत करो ना, शिक्षक पे विश्वास तो करो यार, सब बताए देंगे यार। ए और बी, अब ए से बी क्यों जा रहा है, ए से बी क्यों जा रहा है, ए से बी क्यों जा रहा है, तो इसका कारण समझिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीमान न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया कि कोई भी वस्तु अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, या चल रही है तो वो चलती रहेगी, उसकी अवस्था में बदलाव नहीं होगा जब तक उसमें कोई बल ना लगे। सुना आपने, न्यूटन का पहला सिद्धांत है, अ बॉडी इन रेस्ट और अ बॉडी इन मोशन विल स्टे इन रेस्ट और मोशन अनटिल अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड। तो ऐसा कैसे हो गया कि हवा का एक कण ए से बी में चला गया? इसके लिए निश्चित रूप से कोई बल होना चाहिए, कोई बल होना चाहिए। तो ये बल क्या है ये सिखाना चाहता हूं। आप बीच बीच में पता नहीं क्यों क्यों लिखते जा रहे हैं। लिखो लिखो, जो चीज सीधी बता रहा हूं, सीधी सी बात बताई। पवन क्या होती है? वायु का परिसंचरण होता है, वायुमंडलीय गैस का
क्षैतिजिक गति करना पवन कहलाता है। इतना सिंपल बताया, हॉरिजॉन्टल मोशन। अब कारण बता रहा हूं, कारण बता रहा हूं, इसका कारण बता रहा हूं। कारण है कि यहां पर हवा ज्यादा थी, यहां पर हवा ज्यादा थी, यहां पर क्या थी, हवा ज्यादा थी। ज्यादा थी तो मतलब इसका भार ज्यादा था, और यहां पर हवा कम थी। जहां पर ज्यादा होगा तो उसका भार ज्यादा होगा, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, उच्च दाब, उच्च दाब। और जहां पे हवा कम थी वो क्या था, निम्न दाब, निम्न दाब। अब मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, मेरे पास पानी के दो टैंक हैं, एक ऊपर तक भरा हुआ है और एक खाली है। अगर मैं उन दोनों में पाइप जोड़ दूंगा तो क्या होगा, एक पानी का टैंक जो पानी से भरा हुआ है और एक खाली टैंक है, अगर मैं दोनों में पाइप जोड़ दूंगा तो क्या होगा। सर भरे हुए टैंक से खाली टैंक में पानी आने लगेगा। क्यों, क्योंकि सर भरे हुए पानी में उसका जो ग्रेविटी से जो वजन है, वो पानी का वजन ही उसको धक्का देगा, देगा या नहीं देगा। तो सिंपल सी बात है कि हवा जो है ए से बी क्यों जा रही है, वो इसलिए जा रही है कि एक जगह पर उच्च दाब है, एक जगह पर निम्न दाब है। आशा है आप मेरी बात सुन के मेरे आंदोलित होने को ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि सर गुस्से में, मैं बोलता ऐसे हूं, पूरे आनंद के साथ, पूरे जोश के साथ बोलता हूं ताकि आप तक आवाज चली जाए। तो उच्च दाब से निम्न दाब। तो अब बताइए इसको चलाने वाला बल कौन सा है, इस बल का मुझे नाम लिखना है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। क्यों चलती है, असंतुलन है भाई, यहां पे ज्यादा भार है, यहां पर कम भार है। तो इसका मुझे नाम रखना है, इस बल का नाम रखना है। जैसे मैंने सुना है कि 14 फरवरी को अचानक एक बल जो है लड़के या लड़की को कहता है, यार आज जो है गुलाब जरूर देना है उनको। वो बल क्या होता है, प्रेम का बल होता है। यहां प्रेम बल तो नहीं लिख सकता मैं, क्या बल लिखूं सर, ये दाब का बल होना चाहिए, क्योंकि कौन चलाता है, दाब का बल। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, दाब प्रवणता बल, अंग्रेजी में प्रेशर ग्रेडियंट। सर दाब प्रवणता समझ में नहीं आया, तो दाब में जो अंतर होता है ना बच्चों, उसको दाब प्रवणता कहते हैं, और इसी अंतर की वजह से चला है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, दाब प्रवणता बल। ऐसे लव फोर्स नहीं लिख सकता था, क्योंकि लव से नहीं हुई, वो 14 फरवरी को आपको लव फोर्स हो सकती है। अभी कौन सी है, दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सी बात कही कि जब हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिजिक रूप से चलती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको विंड कहते हैं। इसको चलाने के लिए एक बल होता है, वो बल क्या होता है, दाब के अंतर का बल होता है। उसको हिंदी में दाब प्रवणता बल कहते हैं, अंग्रेजी में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। ठीक है। संदीप जाटव बोला सर लव फोर्स मैंने आज तक नहीं सुना। संदीप जाटव कोई बात नहीं, तुम बहुत सारी चीजें नहीं सुनी, कल हमने तुमको बहुत सुना था, है ना। तुम्हारा ध्यान इस पे बहुत जल्दी चला जाता है संदीप जाटव, ऐसी वाली बातों पर। बट जो बाकी मैं पूछ रहा था अभी तक तुम आए ही नहीं। सोचो, विश्वास करो, बड़े जोश और बड़े प्रेम और बड़े स्नेह से पढ़ाता हूं अपने बच्चों को। ये भी पता चल जाता है कौन बच्चे जो है बार बार अपना नाम जो है याद करवाना चाह रहे हैं। तो आपको एक वादा किया कि आज जो है जलवायु के सिद्धांत भी आपको जरूर बता दूंगा। कितने लोगों को जलवायु के सिद्धांत समझ में आ गए, बहुत ही बेसिक वाला ये होना चाहिए भाई। बिगिनर हैं, बहुत सारी चीजें नहीं है। ठीक है। वायुमंडल बोली कि सर उल्का दास बोल रही हैं कि जो थोड़ा अंग्रेजी भी यूज कर दीजिए। बेटा बोल दिया, सब कुछ अंग्रेजी में लिखता हूं, साथ साथ में अंग्रेजी भी लिखता जाता हूं। वायुमंडल समझा दिया, हवाओं का आवरण आपके चारों तरफ का। जलवायु बता दिया, लंबी अवधि का हवाओं की अवस्था, वेदर भी बता दिया। उसके बाद क्या, सूर्य तप, ऊष्मा, तापमान। इसको मजे से जाके रिवाइज कर लो, इस क्लास को दोबारा से प्ले कर लो, पक्का हो जाएगा, एकदम एकदम गड़ जाएगा। उसके बाद क्या है, वायुमंडलीय दाब, हवाओं का जो वजन है हमारे ऊपर वो हो गया। और फिर क्या है, वायुमंडलीय परिसंचरण, पवन का प्रवाह। हवा क्यों चलती है, क्योंकि दाब में अंतर होता है, क्योंकि दाब में अंतर होता है। क्लियर हो गया, आर वी डन। और ये आखिरी क्या, 8वां वर्षन। अब ये आज छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि आज क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई है और हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अमेरिका की। तो वो तो नहीं छोड़ सकते ना, आपको थोड़ा थोड़ा सिद्धांत तो देना है। तो मुझे 45 मिनट तो अमेरिका में भी चाहिए ना, आपका टेस्ट भी तो लेना है।
तो चले अमेरिका में। और सोचो एक छात्रा ने पहली क्लास में लिखा, ये क्या पढ़ा रहे हो मास्टर जी, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप तो मैप पढ़ाते थे, आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। कल ही तो बताया था कि आप लोग बिगनर हो, आपको स्थल मंडल के बारे में बताया, जल मंडल हवाओं के बाद पानी भी बता दिया, नदियां भी, अब उसके आगे बढ़ते हैं। चले आ जाते हैं, चलिए बहुत बढ़िया से वापस आते हैं। एटलस आपके पास होनी चाहिए। एक बार ये परीक्षा लेने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लूं, थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका रिवाइज करूं आपके पास, रिवाइज करते फिर टेस्ट लेते, क्योंकि आज भाई मुझे पूरे पूरे नंबर चाहिए, मैं परेशान हो गया, मुझे कम नंबर वाला बिल्कुल अलाउड ही नहीं है मेरी क्लास में। भले ही आपको लगता है सचिन सर इतना दबाव डालते हैं कि फुल मार्क्स लाने, भाई आना ही आना है, ठीक है। टॉक्सिक बेटा, तुम बहुत सारी टॉक्सिक चीजें लिख रहे हो, मैंने बीच में एक बार मेरी टीम ने एक दिन आपको ब्लॉक भी किया था, 2-4 बार ब्लॉक हो गए तो बंद हो जाओगे। लिख रहा है कि कुछ भी लिख रहा है टॉक्सिक, क्यों समय बर्बाद कर रहा हूं मैं, हर एक चैट का जवाब थोड़ी ना दे रहा हूं। कुछ लोग केवल चैट के नाम का ले रहे हैं, तो चैट के नाम का ही उनका चलने देते हैं। हाँ जी, नॉर्थ अमेरिका रिवीजन तैयार है? तैयार है सब लोग? तैयार। चलिए, पहला सवाल, कनाडा में कितने प्रांत हैं? और ये तो बताया नहीं सर। अरे कनाडा में बताया था, सब कुछ रिवाइज करा रहा हूं। अब सब लोग एकदम तैयार हो जाओ, आपको टेस्ट की तैयारी करनी है, टेस्ट में नंबर चाहिए। कनाडा में कितने प्रांत? कनाडा में सर 10+3, ठीक है। सर ये बिल्कुल समझ नहीं आता है मुझको, ये क्या आप 10 कहते हैं? अच्छा बच्चों ये ले लेते हैं, है ना। कितने लोगों को ये झील भी याद है? झील याद है कि नहीं याद है? सर ये बनाना है, बिल्कुल बना लो, रिवीजन हो रहा है मेरे साथ, रिवीजन भी कर लो। ये बना लेंगे, जल्दी से बनाइए, बनाते बनाते रिवीजन करेंगे मजे मजे में, मजे मजे में। बस ये है कि अपने साथ में वही खाने पीने की चीजें छोड़ो, कॉपी किताब रखो और मजे मजे में एक रिवीजन कर रहे हैं। सब लोग मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे और उत्तर भी देखते जाएंगे। अगर कोई जानकारी आपको अलग से मिलती है, नई जानकारी मिलती है ना, तो वो अपने नोट्स में लिखते रहो साथ साथ, ठीक है। अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 10 राज्य हैं, 10 राज्य हैं, 10 राज्य हैं, ये है क्या? तो भाई देखो, ये तो यूएस हो गया, यहां मैं 49 लिख दूं, और यहां पर हमारी क्या है बच्चों, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, यहां पर 50 लिख दूं। कितने लोगों को 49, 50 और ये रेखा भी समझ में आई 49? अगर समझ में आ गया, और निश्चित रूप से अगर आप मेरी क्लास कर रहे हैं तो आप भैया बहुत बढ़िया से, आपको पता है 49 क्यों लिखा गया यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर ना इनके 10 जो है राज्य, आपको बनाने नहीं, मैं बता रहा हूं भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे इनके 10 राज्य। सर ये 3 क्या है? 3 इन्होंने जो उत्तरी क्षेत्र है ना बच्चों, इसको 3 भागों में बांट दिया, ए बी और सी। ये आपको नहीं लिखना है, आपको नहीं लिखना है, बट मैं तो रिवीजन करा रहा हूं ना, आपको रिवीजन करा रहा हूं, रिवीजन कर ले। कनाडा में 10 प्रांत हैं, 1 2 3 4, जैसे भारत में 28 राज्य हो गए, ऐसे इसमें 10 प्रांत हैं, ठीक है। अब कोई कह रहा है सानिया जो है 49 देश हैं, बेटा ये सब मत करो, मेरे साथ रिवीजन कर लो, जो मैं बता रहा हूं बस वो करेंगे, ठीक है। 49वां राज्य अलास्का था, आपको ये भी पता है। 50वां हवाई था। मैं उन्हें लिख नहीं रहा, रिवीजन चल रहा है, अगर कुछ नया मिलेगा तो आप अपनी तरफ से लिख लीजिए। अब मैं नया बताता हूं आपको। नया यह है कि इसका सबसे पश्चिमी प्रांत कौन सा है? पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी प्रांत है बच्चों ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया। और यहीं पर मैंने आपको, अब ये तो नहीं करवाया था सर आपने, आप लिख लीजिए, आपके पास हो गया। कनाडा का सबसे पश्चिमी प्रांत क्या है बच्चों? ब्रिटिश कोलंबिया है। यहीं पर मैंने एक द्वीप, द्वीप बनाया था। कितने लोगों को द्वीप पता है? वैंकूवर द्वीप भी इसी में है, वैंकूवर द्वीप भी है, ठीक है। ये लिख लीजिए। किसी ने, शुभम कश्यप ने कहा ब्रिटिश कोलंबिया, बहुत अच्छी बात है। तो यानी ये 10वां जो है सबसे पूर्वी होगा, पश्चिमी तो नंबर 1 हो गया ना। सबसे पूर्वी प्रांत क्या है बच्चों? पूर्वी प्रांत लेब्राडोर व न्यू फाउंडलैंड।
ये क्या है, सबसे पूर्वी प्रांत हो गया, ठीक है। तो इधर बीसी हो गया, इधर क्या होगा, लेब्राडोर, न्यू फाउंडलैंड, आपको पता है न्यू फाउंडलैंड द्वीप भी है, ये भी मत्स्यन के लिए मशहूर है, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है सर, क्यूबेक है, क्यूबेक। यहां कौन सी भाषा बोली जाती सर, फ्रांस बोली जाती, यहां कहीं पर क्यूबेक है, ठीक है। उसके बाद सबसे आबादी वाला, सबसे अधिक आबादी वाला, सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा, ओंटेरियो, ओंटारियो। इसी में क्या है, ओंटेरियो में सबसे अधिक आबादी तो है, सबसे अधिक आबादी है। एक और चीज है, एक और चीज है, वो क्या है सर, यहां की राजधानी भी इसी में है। राजधानी का नाम क्या था, ओटावा। सभी लोगों को याद आ गया। अब देखिए प्रश्न चल रहे हैं, प्रश्न क्या चल रहे हैं, कनाडा के प्रांतों की बात चल रही है, कनाडा के प्रांतों की बात चल रही है। उल्का दास क्या लिख रहे हैं, स्मॉलेस्ट लेक आउट ऑफ 5। अरे भैया प्रांत का नाम है ओंटेरियो, उस प्रांत के नाम पे झील का नाम पड़ गया। जब मास्टर जी प्रांत बता रहे हैं तो आप उसमें झील कर रहे हैं। ओंटेरियो नाम की झील भी है, जब झीलों पे आएंगे तब झील की बात आ जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। यहां की इंपॉर्टेंट झील बताइए, कनाडा की मशहूर झीलें क्या हैं, जो सबसे बड़ी झील है यहाँ की, कनाडा की सबसे बड़ी झील कौन सी, जो सिर्फ कनाडा में, जो सिर्फ कनाडा में, तो यहां पे बनाई थी, क्या नाम था उसका, ग्रेट बियर। क्या था, ग्रेट बियर लेक थी, ग्रेट बियर थी। और उसके बाद क्या थी, ग्रेट स्लेव थी। और ये जो पांचों झील है, पांचों झील जो है, पांचों झील सीमा बनती हैं। और अंतरराष्ट्रीय सीमा में कौन सी नदी है, कौन सी नदी है ये सर, ये है सेंट लॉरेंस नदी। कितने लोगों को याद आया सेंट लॉरेंस नदी, ये सब हम पहले बात कर चुके हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। सभी लोग क्लियर। अगर मुझे यहाँ पे नदियां पूछनी हो इसके अलावा कोई और, तो सर आपने बताई थी यहां पर एक नदी बहती है, यूकॉन नदी। कितने लोगों को याद है यूकॉन नदी भी। आपको मजा आएगा कि अरे सर तो रिवीजन ही करा रहे हैं, तो हमें पूरा याद है, यूकॉन नदी भी याद है, हमें सब कुछ याद है। हमने ग्रेट बियर भी देखी, ग्रेट स्लेव भी देखी। यहाँ पर ग्रेट स्लेव, कुछ लोगों ने आथाबास्का भी देखी होगी, विनीपेग, बट ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव ये मैंने करवा दी। यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। हजारों झील किस लिए हैं, क्यों, यहां पर हिम अपर्दन हुआ था, हिम अपर्दन। कनाडा के बारे में समझ में आ गया, कनाडा के बारे में समझ में आ गया। अब हम यूएस पे आ जाएं, यूएस पे आ जाएं, लेकिन हम जलाशयों की बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे सारी नदियां बनानी है उत्तर अमेरिका की, तो कितनी नदियां बनाई थी, कितने लोगों को याद है कितनी नदियां बनाई थी सर, एक छक्का लगाया था आपने। तो एक तो बनाया था बच्चों हमने ये नदी यूकॉन, फिर यहां पर बनाई, ये बनाई कोलंबिया। कौन सी बनाई, कोलंबिया। सर कोलंबिया तो देश है, अरे तो नदी का नाम भी है, नदी का नाम भी है। कोलंबिया के बाद हमने क्या बनाई, कोलोराडो। कोलोराडो कहाँ पे गिरती है सर, कोलोराडो ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। ये क्या है बच्चों, कोलोराडो। और ये जो यहाँ की सबसे लंबी नदी मिसौरी और मिसिसिपी, ये जो जुड़ के बनती हैं, ये M&M है। कितनी हो गई भाई, 1 2 3 4 5। सर एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी तो है ना ये वाली, रियो ग्रांडे, RG। लो सर ये तो याद हो गई, याद हो गई। सब लोगों को सारी ये याद है कि नहीं। अच्छा झीलें कितनी हमने देखी सर, ये झील जो है उत्तर वाली झील क्या है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। सर ये 5 महान झील हैं, क्या है, 5 महान झील है। इनको हमने कैसे याद किया था, होम्स से याद किया था, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। 5 लोग हो गए, ये भी हमें याद थी।
विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी या सादे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर। कल परसों मैंने एक समाचार पढ़ा था, आप लोग वो समाचार नहीं पढ़ते क्योंकि मेरा मेरा रुचि रहती है जहाज़ों में। तो एक जहाज़ सुपीरियर में जा रहा था, अचानक रात को उसमें शोर हुआ और उस जहाज़ को उसके अंदर पानी भरने लगा। तो लोगों ने कहा शायद नीचे कुछ टकरा गया इस जहाज़ के नीचे। तो वहाँ पे कोस्ट गार्ड आया, जहाज़ को पकड़ के उन लोगों ने किनारे पे बांधा और आज उस पर रिपोर्ट आई है कि ऐसा कुछ नहीं था कि झील में कुछ टकरा गया, वो जहाज़ अपनी कमजोरी की वजह से कुछ हिस्सा उसका क्रैक हो गया था। तो ये हमारा, मेरे लिए कहानियां चलती रहती हैं सुपीरियर, और इन झीलों के बारे में और भी बताऊंगा बाद में। सुपीरियर सबसे बड़ी झील है। वो कौन सी झील है जो पूर्ण रूप से, वैसे तो ये सीमांत झीलें होंगी, सीमा पर है, पूर्ण रूप से यूएसए में? सर वो हमारी मिशिगन है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत मशहूर जलप्रपात भी है, बहुत मशहूर जलप्रपात भी है। वो क्या है जलप्रपात? सर जलप्रपात यहाँ पर सर वो नाइग्रा फॉल, नाइग्रा याद है कि नहीं? है कि नहीं? है तो वो भी करवाएं। मिशिगन के ये प्रिंस कुमार, बेटा किसी का जवाब दे लो, तुम अपने ही चले जा रहे हो। बोला पीवाई क्यू करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, पीवाई क्यू करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दोगे कि नहीं चाचा? ये तुम हो तोड़ू हो? फिर तोड़ू हो, इतने तोड़ू तो खुदा कर लो। कैसे? प्रिंस कुमार नामे नाम के प्रिंस हो, ऑन्टेरियो और ईरी के बीच, बहुत अच्छी बात है, नायग्रा। इसे रिवीजन कहा जाता है प्रिंस कुमार बेटा, जो बिगिनर्स है ना उनको रिवीजन की ताकत बता रहा हूं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, एक स्थान है और उस स्थान में एक कटोरा नुमा एक गर्त बन गई, तो क्या पानी उसमें बह के जाएगा कि नहीं बह के जाएगा? तो यहां पर ऐसा हुआ है बच्चों कि यहां पर ये पर्वत हैं, कौन से पर्वत हैं अब तो आपको पता है, कोर्डिलेरा है कि नहीं? तो यहां पर ना एक एक ऐसा कटोरा नुमा क्षेत्र हो गया जिसमें पानी आकर रुक जाता है, जिसमें पानी आकर रुक जाता है, और उस पानी से एक झील बन गई है, और इस झील का नाम बहुत अलग है। इस झील का नाम क्या है? ग्रेट साल्ट लेक। जरा देखिए, ये अभी तक नहीं पढ़ाई थी प्रिंस कुमार बेटा, नया बता रहा हूं, वैसे तुम तो शायद कई अटेम्प्ट दे चुके हो, तुम्हारे लिए अप्लाई नहीं होता। ग्रेट सॉल्ट लेक, मिला या नहीं मिला? और यहीं पर आपको डेथ वैली भी मिलेगी, मृत घाटी भी मिलेगी। जल्दी चेक करिए। सर ये तो कभी सोचे ही नहीं, ग्रेट साल्ट लेक। आज एक नया वाला बता दिया। पारस चौहान बोला मीड लेक। पारस चौहान, ये दिखाता है कि आप मेरी क्लास पहले किए हो, मीड की बात नहीं हो रही बेटा, गड़बड़ाए गए हो तुम, गड़बड़ाए गए हो। ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक मिला। ये सॉल्ट क्यों है, लवणीय क्यों है, कौन बताएगा मुझे? ये लवणीय क्यों है? सर ये लवणीय इसलिए है कि पहाड़ों के बीच में, समुद्र में तो जा ही नहीं रही है, और यहां पानी आता है वाष्पित हो जाता है। ग्रेट साल्ट लेक लिखा है या नहीं लिखा है? और क्या मृत घाटी भी लिखा है? मृत घाटी बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ऊंचा बिंदु तो माउंट मैकिनले था, पहाड़ था, ये सबसे नीचा बिंदु है, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हाईएस्ट क्या है? सबसे ऊंचा कौन सा है, सर्वोच्च कौन सा है? सर्वोच्च सबसे ऊंचा तो माउंट दिनाली, याद है, 6200। और ये पर्वतों के बीच में फंस गई है, उसी में पानी जाता है, वहीं पे वाष्पीकरण होता है, और धीरे धीरे ये हो गया। समझ में आ गया? ये निचला क्षेत्र है। तो पहाड़ों के बीच में बेसिन बताया था ना, पहाड़ों के बीच में बेसिन भी हो जाता है। क्लियर हो गया? तो इसका नाम हो गया डेथ वैली और मृत घाटी। मृत घाटी क्या है? सबसे ज्यादा शुष्क क्षेत्र, सबसे ज्यादा, सॉरी, निचला क्षेत्र, निचला क्षेत्र। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे निचला क्षेत्र मृत घाटी। कहां पे बनाओगे, कहां पे बनाओगे? अगर बनाना हो तो यहीं पे बनाएंगे, पर्वतों के बीच में। क्लियर हो गया? पर्वतों के बीच में। कितने लोगों को मिला? पक्का चेक करेंगे एटलस से, जल्दी से चेक कर लो, ये जरूरी है, ये कुछ चीजें मैंने आपके लिए छुड़वाई थी कि आज करेंगे। डन। अब ये क्षेत्र बच्चों, किसी ने कहा सर इसे ना मृत घाटी क्यों कहते हैं?
बच्चों ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र मरुस्थल का क्षेत्र है। ये मरुस्थल का क्षेत्र है। ये मरुस्थल का क्षेत्र है। और मरुस्थल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैलिफोर्निया। कौन सा मरुस्थल है? कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया मरुस्थल है। तो मरुस्थल में अगर पानी होगा तो वाष्पीकरण होगा कि नहीं? राजस्थान में बताओ झील कैसी है? सांबर झील कैसी है? मीठी या खारी है? सर वेपराइजेशन होगा। सेम लॉजिक दुनिया में भी लगेगा। अगर राजस्थान में खारे पानी की झीलें मिलती हैं तो ऐसे वहां मिलेंगी। अच्छा, मरुस्थल में जीवन ज्यादा होता है कम होता है? मरुस्थल में पेड़ पौधे खेत खलियान लहलहा रहे हैं, या वहां पर पनपना बहुत मुश्किल है? सर बहुत मुश्किल है। वहां पे कैसे रहेंगे मरुस्थल में? मरुस्थल में से सांप बिच्छू रहते हैं। तो यार यहाँ पे ज्यादा जीवन नहीं है, डेथ वैली रख दिया। अब हर चीज की कहानी थोड़ी ना होती भाई। तो ये क्या है? डेथ वैली है। ये यहाँ का सबसे निचला क्षेत्र है। ये क्षेत्र मरुस्थल भी है। कैलिफोर्निया प्रांत जो है यूएसए का, वो मरुस्थल कहलाता है। इसी प्रांत के चलते इस खाड़ी का नाम क्या है? हो सर, इसे ही तो कैलिफोर्निया की खाड़ी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? कैलिफोर्निया की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? जल्दी बताओ, कैलिफोर्निया की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? सर कैलिफोर्निया की खाड़ी में नदी जो गिरती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोलोराडो। अंजू चौधरी कह रही हैं कि बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है। हाँ बेटा ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हो। किसी ने ऐसे पूछा सर इसे डेथ क्यों कहते हैं? अभी कोई कह रहा है सर मर जाएगा तो सर आत्मा रहेगी परमात्मा रहेगी। ऐसे वाले प्रश्नों पे ना जाओ, फिर भी आपका उत्तर हमने दे दिया। सर कोलोराडो नदी। अच्छा एक बात बताइए, हमारे राजस्थान में पानी कम था, पानी की आपूर्ति के लिए क्या आपको पता है वहां पर एक नहर बनाई गई, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर से क्या हुआ? मरुस्थल में भैया पानी ले गए। तो यहाँ कोलोराडो में इन्होंने कहा कि यार ये जो नदी है ये मरुस्थल से जा रही है, अगर हम इसका पानी संचित कर लें, अगर पानी कहीं पे इकट्ठा कर लें तो हमारे लिए वरदान होगा कि नहीं होगा? अच्छा, नदी पे पानी इकट्ठा करने का कोई तरीका है? बताओ मुझे, नदी पे पानी को इकट्ठा करने का कोई तरीका है? सर पानी इकट्ठा, सर नदी पे बांध बना दीजिए, बना दे बांध, बांध बना दिया मैंने कोलोराडो पर। कौन सा बांध बनाया? कोलोराडो पर मैंने कोलोराडो नदी पर एक बांध बनाया। कोलोराडो नदी पर मैंने एक बांध बनाया। इस बांध का नाम है हूवर बांध। क्या नाम है? सर ये याद करना, बिल्कुल लिख लो, सब लिखवा रहा हूं। सर ये पहले नहीं बताया था। अरे रिवीजन में नई चीज बताता हूं, तुम लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि मैं क्लास में वही पुरानी चीज? जैसे जैसे मेरे छात्रों का स्तर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप बचकाना हरकतें बंद करते जाओगे, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी हाई लेवल पढ़ाने में मजा आएगा। मौका तो दो, ठीक है? तो बहुत बड़ा बांध बना दिया हमने, हूवर बांध बना दिया। अच्छा एक बात बताओ, नदी पे अगर बांध बनाओगे तो नदी का जो प्रवाह था वो बाधित हो जाएगा कि नहीं? वो वहां पे इकट्ठा होगा, एक झील बन जाएगी कि नहीं? झील बन जाएगी, झील बन जाएगी। कैसी झील है? प्राकृतिक या मानव निर्मित? सर मानव निर्मित है, मानव निर्मित है। तो ऐसे ही भारत में हमने भाखड़ा और नंगल बांध बनाए, उसके पीछे पानी भर गया तो उसका हमने नाम रखा गोविंद सागर। तो यहां पर भी सर झील बनी होगी। फिर तो सर आप कहते हो कि ज्योग्राफी तो साइंस है, झील बनी होगी, बिल्कुल बनी है। अब आपको एक झील ढूंढनी है, उसका नाम है मीड झील। मीड या लेक मीड। कितने लोगों को दिखाई दी? आपको कुछ नहीं करना है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी के ऊपर जाइए जरा और जरा देखिए, नदी है कोलोराडो, मीड लिखा है कि नहीं लिखा है? पक्का मिलेगा। हूवर डैम के पीछे बनी मीड झील। ऐसे ही जो आपको पप्पू नदी याद है, पीपीयू, पप्पू नदी। कहां थी पप्पू नदी? दक्षिण अमेरिका में थी कि नहीं थी? दक्षिण अमेरिका में एक नदी थी पराना। तो पराना नदी, पप्पू नदी की जो पराना नदी है, इस पे कौन सा बांध बना? इटाइपू बांध। इटाइपू बांध। सर ये भी याद करना होता है क्या? लो, तुमको बात बात में इतना बढ़िया जानकारी दे दी कि बांध से कैसे मानव निर्मित जो वो बनती है। ठीक है, तो मीड झील कैसे बनी? सर इन्होंने बांध बनाया था। सर कौन सी नदी पे बनाया? कोलोराडो नदी पे बनाया। कैसी झील है? मानव निर्मित झील है, काम बन गया।
क्या ऐसा और कहीं पर भी होता? भारत का उदाहरण दिया मैंने आपको, हमने झेलम कह रहा हूं, सतलुज नदी ली, सतलुज नदी पे हमने बांध बनाया, भाखड़ा बांध, भाखड़ा के पीछे झील बन गई, झील का नाम है गोविंद सागर। ऐसे ही हमने पराना, पराग्वे, यूरुग्वे, पप्पू नदी थी, उस पर हमने इताइपू बांध बनाया, इताइपू बांध बनाया। जरूरी नहीं है झील का नाम हर बार कुछ अलग हो, जैसे यहाँ पे तो हुवर झील मीड बांध हो, हुवर बांध और मीड झील होगी, कई बार उसका नाम भी मेट्टूर बांध हो गया। जैसे भारत में कावेरी नदी पे मेट्टूर बांध है, उसके पीछे क्या है, झील का नाम क्या है, मेट्टूर रिजर्वायर। तो ऐसा भी हो सकता है, जहां जहां काम का नाम होगा झील का वो बता दूंगा। ठीक है, सब लोग मेरे साथ इसी में? ठीक है। अच्छा, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, फ्लोरिडा का प्रायद्वीप। ये क्या है, फ्लोरिडा का प्रायद्वीप। ठीक है, फ्लोरिडा के प्रायद्वीप को अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा एक चीज लिखी होगी, केप कनावरल, केप कैनावेरल। जरा चेक करिए, राजनीतिक मानचित्र में मिलेगा, राजनीतिक में, भौतिक में मिल सकता है। केप, केप मतलब अंतरीप होता है, केप कैनावेरल। और यहां पर एक देश है जिसकी राजधानी है सईन। आपको मुझे बताना है केप कैनावेरल मिला कि नहीं मिला। फ्लोरिडा प्लेटू, तनु बेटा प्लेटू नहीं, पेनिनसुला, पेनिनसुला, पेनिनसुला। तो केप कैनावेरल मिला, मिला, केप कैनावेरल है या नहीं है, केप कैनावेरल मिल गया, बहुत अच्छी बात है। और एक देश था जिसकी राजधानी मैंने सईन बताई थी, कितने लोगों को याद है? 3 छुटकौने देश थे, इन छुटकौनों में एक जो है ये है, क्या नाम बताएंगे? पायल चौधरी कह रही सर फिजिकल में, बहुत अच्छी बात है बेटिया, मिल गया। कनावरल अंतरीप लिखा है, वेरी गुड बेटा, कनावरल अंतरीप भी लिखा होगा तो भी चलेगा। मिला मिला, बहुत अच्छा। कितने लोगों को ये नाम पता है, कल्पना चावला? कल्पना चावला भारतीय मूल की, भारतीय मूल की, भारतीय मूल की एक लड़की थी जो नासा में काम करती थी, जो स्पेस शटल में, स्पेस शटल में अंतरिक्ष यात्रा करती थी। वो अंतरिक्ष यात्री थी। जब उनका स्पेस शटल पृथ्वी पर वापस आ रहा था, वो स्पेस शटल फट गया और कल्पना चावला और उनके साथ सभी जो भी अंतरिक्ष यात्री थे उनकी मृत्यु हो गई थी। कितने लोगों को पता है ऐसा? ऐसा पता है? ऐसा पता है? चलिए, आप कल्पना चावला पे कहाँ पे चले गए? आप तो अंतरीप बता रहे थे। हाँ हाँ हाँ, केप कैनावरल रॉकेट लॉन्च, रॉकेट स्पेस यान, अंतरिक्ष यान यहां से लॉन्च करता है। कौन? अमेरिका लॉन्च करता है। अच्छा, कल्पना चावला सर हरियाणवी लड़की थी। हाँ बेटा, हरियाणा की थी। मुझे हरियाणा नहीं दिखता बेटा उसमें, उत्तर प्रदेश, गुजरात नहीं दिखता। वो मेरे देश का गर्व था, भारतीय थी, भारतीय लड़की। देखो क्या कर रही थी। कोई लिख रहा है सर कैनेडी स्पेस सेंटर, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, कैनेडी स्पेस सेंटर। ये मैंने क्यों बात की, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसा ही एक सेंटर, कोरू नाम का सेंटर फ्रेंच गियाना में भी है, फ्रेंच गियाना में भी एक है, बताया था, रिवाइज करा रहा हूं सारी चीज। सर कोलंबिया नाम की स्पेस शटल थी, हाँ जी बेटा, कोलंबिया जो है पृथ्वी पर आते आते वो फट गई थी। ठीक है, तो याद रहेगा केप कैनावरल। यहां से क्या करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च होता है, सैटेलाइट लॉन्च होता है, रॉकेट लॉन्च होते हैं, स्पेस शटल यहां से जाते हैं। ये इनका अंतरिक्ष कैनेडी स्पेस सेंटर है। ऐसे ही यहाँ पे कोरू स्पेस सेंटर, क्या भारत में भी कोई है? भारत में है ना, सतीश धवन रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। जब भारत भूगोल पढ़ाऊंगा वो भी पढ़ाऊंगा। सर खान सर वाले एटलस में बता दीजिए बिटिया, क्लास आपके सामने है। ये वाली केप है, यहां पर अगर आपको नहीं मिला तो आप लिख लो ना, केप कैनावरल अंतरिप। सब फ्रेंच गियाना का कोरू लॉन्च पैड है। तो मैं आपको सूचना देता जाऊंगा, जैसे जैसे मेरी क्लास मुझे मौका देगी, मुझे लगने लगेगा मेरे छात्र जो हैं सच में भूगोल में मजा आ रहा है उनको, वो समझ भी रहे हैं, तो मैं आपको बेहतर चीजें दे सकता हूं। सर ये तो मैप ही पूरा भर दिया, ऐसे ही रिवीजन होता है। आप बताओ बच्चों, मैं पिछले 20 मिनट से आपको रिवाइज करा रहा हूं, पूरा भूगोल एक ही जगह पर आ गया कि नहीं आ गया? और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट पहले दिन से रही है
कि यार वो ऑक्सफोर्ड की एटलस ले लीजिए, बहुत काम आती है, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। डन। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आई जो अब तो जगह नहीं है इसमें, अब तो जगह नहीं है, लेकिन एक एक बड़ी मशहूर जगह है, उसमें ना, उसमें जब भी हवाई जहाज जाते हैं, पानी के जहाज जाते हैं, तो सुनते हैं वो डूब जाते हैं। ऐसी कोई कहानी है कि यार उस जगह से अगर जहाज निकलेगा पानी का तो वो डूब जाएगा, हवाई जहाज है वो गिर जाएगा। ऐसी कोई जगह सुनी आपने? ऐसी कोई जगह सुनी आपने? सर बर्मुडा ट्रायंगल, बहुत अच्छा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये केप कनावरल है ना यहीं पर फ्लोरिडा में, यहां पे कौन से द्वीप है? बहामा, याद है बहामा? ठीक है, यहां पर एक द्वीप है बर्मुडा, बर्मुडा। और यहां पर आपको याद है ये क्या है? क्यूबा, ये और ये, और ये क्या है बच्चों? पोर्तो रिको। इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए। किसको जोड़ा? बर्मुडा को बहामा से जोड़ा, बहामा को पोर्तो रिको से जोड़ा, एक त्रिभुज बना, इसको कहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल। ये दुनिया के रहस्यों में गिना जाता है बर्मुडा त्रिभुज। ऐसा माना जाता है कि यहां पानी के जहाज जाते हैं, हवाई जहाज जाते हैं, जब भी इसके ऊपर से उड़ेंगे तो ये डूब जाते हैं। यहां पर कुछ ऐसा होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं नहीं होता है। हाँ, पहले एक आध दुर्घटना हुई है, तब बहुत ज्यादा जानने की वो बात नहीं थी, लेकिन यहां से जहाज जाते हैं, यहां से जहाज भी जाते हैं, हवाई जहाज भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक वो है सर, इस पे एक फिल्म भी बनी। भाई देखो यार, मेरा काम तो ज्योग्राफी है ना, अगर आपसे बर्मुडा ट्रायंगल पूछ ले तो कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में? जल्दी बताइए, प्रशांत में या अटलांटिक में? अगर मैं आपसे पूछूं कौन से महासागर में? कोई कह रहा है सही नहीं मिला। बेटा इसीलिए बना के देता हूं सारी चीजें क्लास में ही। कुछ बच्चे कहें सर हमें एटलस नहीं है, हमें नहीं, तो हमने तो बना दिया। यहां पर हमने बेटा गियाना बनाया, यहाँ सूरीनाम, फ्रेंच गियाना, ये तो कल भी करा चुके हैं। और आज आप कह रहे हो नहीं मिला, यानी आप पहली बार आए हो बच्चे। अब ऐसा ऐसा करेंगे तो क्लास ना बाधित हो जाएगी, फिर क्लास आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, फिर क्लास को नेक्स्ट लेवल, है कि नहीं? सर ये तो अटलांटिक में, सर आप हमको ऐसे क्या बुद्धू समझते हैं? सर इतना तो हमें भी पता है, ये अटलांटिक महासागर में, प्रशांत तो यहां पर है। अरे भैया, हो गया रिवीजन खत्म। सर दक्षिण अमेरिका तो रिवाइज करा ही नहीं। अब तुम इतना ही टाइम दिए, तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगते हो, सर आदमी मर जाएगा तो क्या होगा? एक ऐसे बोला सर दिल की धड़कन बढ़ने के लिए क्या क्या करना होता, आप समझ रहे हैं? बट हाँ ये जरूर है कि तीनों के तीनों जो भी मैं यहाँ पर चैट देख पाता हूँ, सभी लोग मोर और लेस पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छी बात है। ठीक है सर, ऑक्सफोर्ड में केप कैनावरल नहीं मिला, बेटा मैंने बना के दिया ना। सर कैनेडी लिखा हुआ है, कैनेडी लिखा होगा, कैनेडी चलेगा वहां पर। प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न का उत्तर दीजिए, बाकी मैं किसी चैट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। पीवाई क्यू शुरू हो गए, टेस्ट शुरू। एक ने लिखा सर मेरा नाम नहीं बोलते हैं। बेटा मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है? मैं ज्योग्राफी का टीचर, मैं ज्योग्राफी बोलूंगा, तुम कौन? तुम्हारा कोई ऐसे नाम की माला जपनी है? उत्तर बताइए, उत्तर उत्तर। टेस्ट शुरू, ए बी सी डी। सर ये अंग्रेजी में लिखा है, अरे अंग्रेजी में एंडीज लिखा है, ब्राजील लिखा है, गियाना लिखा है, जल्दी चयन करें, जल्दी से चयन करें। मैच करना है, 1 2 3 4 क्या है ये तो हम पढ़ चुके हैं। से पहले ज्योग्राफी नहीं आता था, अब बहुत अच्छे से समझ आता, तब तक नहीं मानूंगा जब तक सही उत्तर नहीं दोगे। मेरी क्लास का एक ही चीज है, टेस्ट में पूरे आने चाहिए, तब मानूंगा भूगोल आगे, आपके उससे नहीं होगा। तो सभी लोग ए आंसर दे रहे हैं, ए बिल्कुल सही आंसर, ए बिल्कुल सही आंसर। कि भाई 1 नंबर तो एंडीज है सर, 2 क्या है? ब्राजील की शील्ड है, ब्राजील की शील्ड है। 3 नंबर क्या है सर? ये गियाना, आपने बताया था गियाना का पठार, यहीं पर तो सर ओरिनोको नदी है।
और ये क्या है, सेलवाज होना चाहिए कि नहीं, अमेजन का बेसिन, अमेजन PYQ में आया, इस तरह चित्र के साथ आ जाता है। अब बताओ जिसने मानचित्र नहीं देखा, तो क्या मैं ईमानदारी से आप लोगों के पास वो क्वेश्चन ना लाऊं जो यूपीएससी पूछेगी जिस तरह के? कुछ को लगा ये तो मैप ही बनवाते हैं, भाई प्रश्न आता है इसलिए करवाता हूं। तो ए बिल्कुल सही, ए बिल्कुल सही। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलें। पूरा सही आएगा तो मजा आएगा। हाँ जी, बरमूडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस स्थान तक फैला हुआ है? दक्षिण फ्लोरिडा, पोर्तो रिको, हवाई द्वीप। ये तो समझ में ही नहीं आया। अरे बेटा ABCD में उत्तर दो और कुछ नहीं, इसका जल्दी से उत्तर दे दो मुझे, क्या उत्तर है? बरमूडा कहां पर है? बरमूडा त्रिभुज कहां पर है? भाई ये हवाई आइलैंड कह रहा है। हवाई कौन से महासागर में? हवाई कौन से महासागर में? सर ये तो प्रशांत में है। और बरमूडा कहां पर है? सर ये तो अटलांटिक में है। अपने आप उत्तर आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? सभी लोगों ने सही सही लिखना शुरू कर दिया है। भाई यही दो होंगे, फ्लोरिडा और पोर्तो रिको। 1 और 2 है कहीं पर? 1 और 2 ये ला बी। सही उत्तर आया कि नहीं? अभी भी कुछ लोग ए लिख रहे हैं, सोच के देखो आप। फिर मैं कहता हूं शिक्षक से पढ़ लिए, आपको लगा कि आपको बहुत आया, मजा बहुत आया सर, एकदम मजा बांध दिए एकदम वो। अरे भैया जब टेस्ट में नंबर नहीं तो कहेगा मजा? ये नहीं भाई, मैं आप पे जितनी भी सख्ती करता हूं, मुझ पे जितना बुरा फील करना कर लो भाई, अपने धर्म से मत हटाओ मुझे। मुझे नंबर चाहिए, इसमें गलती नहीं चाहिए। और जिन लोगों ने कहा सर ये तो आप अभी बताए थे, हमें क्या पता था इससे सवाल पूछो, सवाल तो कुछ भी पूछ सकती है। ये है फ्लोरिडा, ये है बरमूडा और ये है पोर्तो रिको। बन गया त्रिभुज, बन गया। अगला केप कैनावरल, जहां से अंतरिक्ष शटल लॉन्च किए जाते, कहां पर है? केप कैनावरल कहां पर? अब ये गलत किया तो जान ले लूंगा मैं। केप कैनावरल कहां पर है? ये गलत किया तो जान ले लूंगा। सर मेरी एटलस में मिल नहीं रहा था। अरे मैंने बना के दिया भाई। सर ये तो बहुत आसान है सर, फ्लोरिडा है, ये तो बहुत आसान कर दिया। ये फ्लोरिडा है, जिस बच्चे को नहीं मिला था सर मेरी एटलस में नहीं है, डाल लो ना यार, मैंने ऐसे डाल दिया। आप लोग इस चिंता में रहते हो मेरी एटलस में नहीं है इसका मतलब मैं फेल हो जाऊंगी, ऐसे कैसे हो जाएगा बच्चे? अपने हाथ से डाल लो। ये तो पूरा मानचित्र है। ये देखिए यहां पर हमारा ये हो गया, ये स्पेस पोर्ट जो है केप कैनावरल हो गया। केप कैनावरल है, इसी को कैनेडी स्पेस सेंटर कहते हैं। यहाँ पे गियाना वाला है। सर मुझे नहीं मिला गियाना वाला, ये गियाना वाला। भारत चले, भारत का सतीश धवन आ गया, भारत का सतीश धवन आ गया। ये रूस में बहुत जोड़ता है, बाइकानोर से खूब लॉन्च करता है वो। सर ये सब याद करने नहीं, याद करने भाई, जिस जिस महाद्वीप पे जो इंपॉर्टेंट होगा वो मेरा काम ना, शिक्षक का काम। मैं मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप तो अपना दिमाग खोल के रखेंगे, ठीक है? अब उसमें लड़ जाएंगे तो गलत बात है, फिर मजा नहीं आएगा। अगला प्रश्न, सर माउंट सेंट हेलेंस कहां पर है? सर ये तो बताइए नहीं आप। सर ज्वालामुखी पर्वत, अरे कहीं तो होंगे ज्वालामुखी पर्वत। विश्व का एक बहुत मशहूर ज्वालामुखी पर्वत उत्तर अमेरिका के एंडीज में है और रॉकीज में है, और ये है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारा ये। सर ये आप पढ़ाए नहीं थे सर, सर ये आप पढ़ाए नहीं थे सर, इसलिए हमारा गलत हो रहा है सर। तो बच्चों आप लोगों को जनरल ज्योग्राफी क्लास में मैं आपको विश्व के सारे ज्वालामुखी जो प्रमुख हैं वो बताऊंगा। आपको दिखाने के लिए लाया हूं कि बच्चों हमने यहाँ पे कोटोपाक्सी किया, कोटोपाक्सी, गालापागोस किया, किया, क्या हमने हवाई किया? ये हवाई है, ये हवाई है, ये टोंगा है। यहीं पे माउंट सेंट हेलेंस है, माउंट सेंट हेलेंस, याद रहेगा? सर अभी मुझे याद नहीं आया, चिंता मत करो फिर से कराऊंगा। अभी बिगिनर हो ना,
तो अभी ज्वालामुखी कराए नहीं है, किसी ने पूछा था ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी वहां होंगे जहां पे प्लेटों की सीमा होगी। अब ये जापान में भी हो सकता था, कई जगह हो सकता था, वो सब कराऊंगा। अगला प्रश्न, ये वाला सही कर दो, ये वाला सही करो, देखो कितने लोग ये सही लेकर आते हैं। अगर आपका ज्वालामुखी का प्रश्न गलत हो भी गया तो भी चलेगा। प्रिंस कह रहा है सर मैंने गैस किया था, मेरा गैस सही निकला। अरे हिम्मत रखो, तुम्हारे गैस वैस सब सही हो जाएंगे। यहां पे गैस से उत्तर आ जाएगा। इटाइपू तो बताया था, लेकिन ये नहीं बताया, पराना नदी पे इटाइपू बताया था, अब दो देश पूछ लिए। इसको देखते हैं कौन लॉजिक लगा के सही उत्तर तक आता है। पराना नदी पे इटाइपू बांध तो मैंने बताया था। अब आपको ये बताना है, अब आपको ये बताना है कि ये किन देशों की, दो देश मिलके बने हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कितने लोग, कोई ए लिख रहा है, कोई बी लिख रहा है, कोई सी दिख रहा है। अब दिमाग ये लगाना है भाई, पप्पू नदी है, पप्पू नदी में पराग्वे आता है, यूरुग्वे आता है, और वहीं पे ब्राजील भी है। यही तीन देश होने चाहिए कि नहीं, पराग्वे, यूरुग्वे और ब्राजील, यही तीन होने चाहिए। अगर मैं कहूं ब्राजील और पेरू, ब्राजील और पेरू की तो सीमा ही नहीं मिलती है, तो दूर दूर है। दूर हो गए कि नहीं हो गए, पप्पू नदी के आसपास नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूं कोलंबिया और पराग्वे, अरे ये दोनों तो देश ही नहीं छूते, कोलंबिया तो वहां चला गया भाई, बचा क्या, सी चार्ली। सबका सी आना चाहिए था, फिर भी कुछ लोगों का ए आ रहा है। क्यों आ रहा है आप सोच सकते हैं। ब्राजील और पेरू, पेरू कहां पे, पश्चिमी तट पे, ब्राजील इधर। तो आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया कि पप्पू कहां पे था। आप क्या सोच रहे हैं, आपसे ये पूछेगा सचिन सर ने पप्पू बताया था, बताइए कहां पर पी होगा, ना ना ना, बहुत स्मार्टली पूछता है। और जो भी छात्र, यहां पे मैं चाहता हूं कॉन्फिडेंस लेके जाओ, चाहे आप बिगनर हो, आपको ज्यादा नहीं पता था, आपने सही गैस किया, तो आप कहेंगे अरे यार इतना लॉजिक तो मेरे पास भी है, मैं भी पास कर सकती हूँ, मैं भी पास कर सकता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो इसका आंसर था ब्राजील और पैराग्वे, बिल्कुल सही है, सी चार्ली। हाँ जी, ठीक है। पनामा, ओहो, पनामा से किसकी सीमा नहीं मिलती, वो जो 7 देश याद करने को कहते, ऐसे ही मानचित्र आधारित क्वेश्चन आते हैं भाई। लॉजिक लगाइए, उत्तर आएंगे। ये तो आसान है सर, ये पनामा है। पनामा के मानचित्र को, पनामा सर प्रशांत को तो टच करता है ना, गल्फ ऑफ पनामा है। कोस्टा रिका सर 7 नंबर में उसके क्रम में आता है। कोलंबिया और वेनेजुएला, कोलंबिया जस्ट छूता है, याद है कोलंबिया का दोनों तरफ तट है, तो कोलंबिया भी हो गया, बचा क्या, वेनेजुएला। अभी भी लोग ए बी सी डी इतना गलत कर रहे हो बच्चे, कैसे होगा काम। पनामा पूछा कौन से देश को छूता है, प्रशांत को छुएगा, कोस्टा को छुएगा, यहाँ क्या है, वेनेजुएला, वेनेजुएला नहीं छुएगा। सोचे कितने लोगों को समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मैं जितना मर्जी आपको किताब से पढ़ा दूं और आपने मैप नहीं देखा होगा, तो क्या आप ये सवाल कर लेंगे यूपीएससी में। यूपीएससी में विश्व भूगोल में तो सवाल ही मैप आधारित आ रहा है। तो अगर शिक्षक मैप आधारित नहीं पढ़ाएगा तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो उत्तर क्या था, वेनेजुएला, वेनेजुएला नहीं छूता है, ये याद कर लीजिए। कई बार ये भी पूछा है कि निकारागुआ को कौन से देश छूते हैं, हंडूरा और कोस्टा रिका। कई बार यह भी पूछा है किस किस केंद्रीय अमेरिका देश के सबसे ज्यादा नेबर हैं। अब सोचिए होंडुरा के कितने नेबर हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 देश इसको छूते हैं, ठीक है। निकारागुआ को केवल 2, पनामा को केवल 2, तो सबसे ज्यादा होंडुरा को छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं। ग्वाटेमाला को देखते हैं, ग्वाटेमाला कितने देश को छूता है, ग्वाटेमाला देखें। ग्वाटेमाला को 1 मैक्सिको छूता है, 1 2 बेलीज, 3 हंडूरा, 4 सेल्वाडोर, ये भी है। तो ये भी पूछ लेता है कौन से देश छूता है। सारी चीजें, सारे समीकरण चाहता हूं एंजॉय करो मैप को, बाद में एटलस में देखेंगे, रिवाइज करेंगे, टेस्ट दीजिए। एक और प्रश्न करते हैं इसके बाद। कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा है, स्थलबद्ध देश बताना, है तो आसान है, ये गलत किया तो जान ले लूंगा मैं। जल्दी बताएं। स्थलबद्ध देश, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए सर। बोलीविया है सर, ये तो आसान है। बोलीविया, ए ए ए,
कोई कह रहा है सॉरी सर ध्यान नहीं दिया, ये सिली मिस्टेक्स भी करोगे। जितना प्रैक्टिस, इसलिए कहता हूँ रिवीजन करो रिवीजन करो, काम बन जाएगा। ए हो गया। और कोई बचा है? ओहो, ये भी गैस करेंगे, देखें कितने लोगों को याद है। वेनेजुएला में तेल होता है, आपको मैंने बताया था तेल होता है, वहां पर बहुत सारी महंगाई भी थी। वेनेजुएला में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह शहर को तेल बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया? काराकास, मैराकाइबो, माराके या कारूपानो? सर ये तो नाम ही नहीं सुने, जो नाम सुने उससे काम बन जाएगा। आपको बताया था वेनेजुएला में तेल मिलता है एक झील में। जितने लोगों को ये पता था उनका उत्तर हो गया। तेल का बंदरगाह कहां बनेगा? उसी झील में बनेगा। झील का नाम पता होना चाहिए। झील का नाम सर मैराकाइबो आप बताए थे। कितने लोगों को समझ में आया कि सचिन सर जो पढ़ा रहे हैं, पूछेगा वो बहुत स्मार्टली, पूछेगा एग्जामिनर बहुत स्मार्टली, बट हम जब उन सब चीज़ों से खेले हुए होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि मैं उसका आगा पीछा भी बताता हूँ कि यहाँ पे ये अर्थव्यवस्था थी, यहाँ पे ये युद्ध हो गया, यहाँ पे ये सभ्यता थी, यहाँ पे ये मौसम की मार हुई। क्यों करता हूँ ये? परीक्षा परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि केवल मैं आपको कौन बनेगा करोड़पति करा रहा हूँ। प्रश्न पूछता है, इसलिए आप लोगों को आशा है आपका विश्वास और बड़ा होगा और आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा कि यार मेरे तो उत्तर भी सही हो रहे। लो जी, खत्म हो गया। तो हमने रखा था 45 मिनट अमेरिकाज होगा। कितने लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है? हाउ इज द जोश? अमेरिकाज खत्म कर रहे हैं और चीजें इस पे डालता जाऊंगा, चिंता मत करो। अमेरिका की जलवायु डालूंगा, मरुस्थल के सिद्धांत डालूंगा। क्लास में पूछते हो कि सर आप तो मैप पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ाने लगे? अरे मेरा काम है ना, सारी चीजें अच्छे से पैक करके लाऊंगा, ऐसे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आसानी से क्लास कितनी भी लंबी कर दो, आपको समय नहीं पता चलेगा। आपको उसमें जो सिद्धांत दिए जाएंगे बहुत आसान लगेंगे और प्रश्न में देखेंगे तो एकदम तोड़ू होगा। ठीक है, आज बहुत बेसिक आपको एटमॉस्फेयर पढ़ा है, आशा है आप उससे घबराए नहीं होंगे। कोई भी घबराहट है तो चिंता मत करो। मैं ट्रेंड मेटेरोलॉजिस्ट हूँ, जहाज पे हमें सारे मौसम देखने आते हैं। हम चक्रवात का भी सामने देखकर कि चक्रवात को कैसे झेलना है, वो सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। और जो चीज़ मुझे आती है वो आपको भी आ जाएगी। बस थोड़ा विश्वास रखिए और अपना प्रयास रखेंगे। ऐसे टूटे हुए कप बहुत घूम रहे हैं, टूटे हुए कप में सचिन सर जो डालेंगे वो निकल जाएगा। एक यहाँ पर, अरे ये सुनूं या यूट्यूब सुनूं, ये जो बंदर अपने कान के पीछे बैठा रहता है कुछ कुछ बोलता रहता है, इस बंदर को दे दो छुट्टी। बोलो यार भूगोल चल रहा है, मुझे समझ आता है। अगर अंदर से आता है यार भूगोल स्कूल में तो बहुत कठिन होता था, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, पूरे जोश के साथ उसमें पूरे नंबर लाने। तो हाउस द जोश। सर ऑफलाइन मुलाकात होगी क्या? बिल्कुल होगी ऑफलाइन मुलाकात, जब आपको सूचित कर दिया जाएगा। जब मेरे पास सूचना आ जाएगी मैं बहुत पहुंचूंगा वहां पर ऑफलाइन छात्रों से भी मिलने। अगर गलतियां हुई हैं आज तो गलतियों से अभी घबराना नहीं है। मैं टेस्ट में बहुत गलतियां करवाने वाला हूं आपसे, मेरे साथ कर लो गलतियां, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। ख्याल रखें अपना। आज जो तकनीकी कारण से आज क्लास जो है कुछ 15 या 20 मिनट जो बाधित हुई, उसके लिए सॉरी। कुछ टेक्निकल सर्वर का इशू था, कल से वो नहीं आएगा। समय पर मिलेंगे कल। ख्याल रखें। जय हिंद।